क्योंकि धर्म तो जाट का भी भ्रष्ट हुआ है, ब्राह्मण का भी हुआ है, और क्षत्रिय का भी हुआ है, और शूद्र का भी हुआ है। बात ये नहीं है कि किसने लड्डू खाया है, एक मंदिर की सैंक्टिटी डिस्टर्ब अगर होती है, एक डेटी की, एक देवता की, तो भाई पूरे वो धर्म पे पड़ता है यार। धर्म का आपके राम जी को खिला दिया, और क्या चाहिए कि मोहम्मद रिजवान अपनी सेंचुरी को, वर्ल्ड कप में मारी हुई सेंचुरी को गाजा के लिए, फॉर द ब्रदर्स ऑफ गाजा, वो समर्पित कर देता है। 1000 लड़कियां जो माइनॉरिटी की होती हैं, माइनॉरिटी की होती हैं, उनको अबडक्ट किया जाता है, यानी उनका अपहरण किया जाता है, और उनको अपहरण करने के उपरांत उनको कन्वर्ट कराया जाता है इस्लाम में। और इसमें मतलब ये जो एवरेज आ गया, ये एक दिन की 3 लड़कियां आ गई। फिर ये जो लड़की थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लड़की ने कहा कि भाई मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उसने MBBS का पेपर जो था वो क्रैक कर दिया। अब जब उसको एडमिशन लेने की बारी आई, तो एडमिशन लेने के लिए उसको कहा गया कि भाई आप जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल लाइए। ये डोमिसाइल लेने गई तो उसको ये कह दिया गया, सरकार की ओर से कह दिया गया कि आपका समाज ये सब चीजें पढ़ने लिखने के लिए बना ही नहीं है, आप नहीं बन सकते, ये लॉ में ही नहीं है, डोमिसाइल हम नहीं देंगे, और जातिवादी आप हमें, और केवल आप शॉर्ट साफ करने की नौकरी कर सकते हो। ये उस लड़की का स्टेटमेंट है। भोजपुरी में एक गाना भी सामान्य चौकारे की चौप घोपता रे, ऐसे करके है एक गाना, समियाना चौप दबो ढोरिये गोप। साला ढोड़ी का ढोड़ी मतलब भोजपुरियों की फैंटेसी है वो, ढोड़ी में गाई जाती है, टूंडी ही की चाहिए, क्योंकि ढोरी के नीचे वाले का नाम बोल नहीं सकते गीत में, तो वहीं पे जाते हैं। तो ढोरी बा फुलवा कटोरी नियन, समझे कि तुम्हारी नाभि जो है वो पीतल के कटोरी जैसी है, इस तरह से। तो ये उपमाएं भोजपुरी कवियों ने दी है। ये जो हिजमुल्ला वाले थे, अभी क्या करते हैं, इन्होंने कहा मोबाइल ना यूज करके पेजर यूज कर, तो पेजर खुद थोड़ी बनाते हैं, तो कहीं से लेंगे। तो वो बनता ताइवान में। तो इन्होंने क्या किया है, मोसाद वालों ने वो जिस कंपनी से ये पेजर मंगवा रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, 3-4 हजार 5 हजार 10 हजार जितना भी इन्होंने कराया, उस कंपनी में एम्प्लॉय लग गए। ठीक है, उस कंपनी में एम्प्लॉय लग गए प्रोडक्शन यूनिट में, जहां प्रोड्यूस हो रहा था, और उसमें हर यूनिट में 3-3 ग्राम एक्सप्लोजिव लगा दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर का पॉडकास्ट चैनल, और भटके हुए युवा फिर से आपके सामने आ गए हैं। और आज 4 या 5 मुद्दे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वैसे तो 4 मुद्दों का प्लान था, बट कल रात को इतना भयंकर एक चीज़ हो गई, एक ऐसा स्कैम हो गया जो हिंदुओं के साथ नहीं होना चाहिए था। उसके बारे में बात करेंगे। जो तिरुपति में लड्डू में जो मिलावट हुई है, बीफ की मिलावट या फिर सूअर के मांस की मिलावट, या इस तरीके की चीज़ें जो मिलावट हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे इंडिया बांग्लादेश की सीरीज़ के बारे में, क्या वो सीरीज़ होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, हम सभी का क्या स्टैंड रहेगा उसके ऊपर, वो बात करेंगे। तीसरा टॉपिक जो हमारा आज का रहेगा वो रहेगा 1 नेशन 1 इलेक्शन, सही या गलत। फिर उसके अलावा इजराइल में जो पेजर को बम बना दिया भाई साहब, कहाँ से टेक्नोलॉजी लाए है, क्या किया है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर अगला टॉपिक रहेगा, अगर समय रहेगा तो हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। अदरवाइज पहले 4 टॉपिक्स हम कवर करेंगे, तो ये 5 टॉपिक है। तो भाई साहब सभी से क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं अजीत भाई आपसे। क्वेश्चन सेम ही रहेगा कि भाई ये जो हिंदुओं के साथ हो गया तिरुपति में, मेरे को नहीं लगता कि हिंदू के इतिहास में या भारत के इतिहास में इतना जघन्य अपराध कभी किसी ने किया होगा। मतलब हमने सुना था कि अंग्रेज क्या करते थे या क्रिश्चियंस क्या करते थे, क्रिश्चियन मिशनरी जो होते थे वो कुएं में पानी में इस तरीके की चीजें फेंक देते थे, मांस फेंक देते थे, और फिर जब वो पानी कोई पी लेता तो कहते थे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, अब तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लो। इस तरीके के कन्वर्जन के तरीके हुआ करते थे क्रिश्चियनिटी में पहले के टाइम पे। लेकिन मंदिर के प्रसाद में स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, रादर उससे पहले भी कभी नहीं हुआ। मंदिर के प्रसाद में ये सब चीजें। अब इसमें मतलब देखने के इसके 2 तरीके हैं। पहला ये है कि मंदिर के ट्रस्टी में बोर्ड में है कौन लोग, उसमें ओवरवेलमिंगली हिंदू ही हैं। अच्छा, हिंदू हैं जी। और क्रिश्चियन
चीफ मिनिस्टर था जो ओवरऑल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो देखता है, और उसके अपने भी उसमें रेड्डी वड्डी है, तो इन लोग का तो कन्वर्ट लोगों का पता नहीं चलता है ना, वो नाम जो है अपने बाप दादा का ही लेके चलते हैं, तो वाइब आपको हिंदू वाला देगा और पता चले कि इसमें मैं आपको एक बार टोक रहा हूँ, पर इसमें बताना जरूरी भी है लोगों को कि यहाँ पे हम जगन मोहन रेड्डी को आउटराइटली क्रिश्चियन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसके विकिपीडिया पेज को अगर आप देखो तो उसमें क्रिश्चियन लिखा हुआ है। अभी ये मुद्दा उसके गया बाप था, तो क्रिश्चियन थे। अभी ये मुद्दा गया था वहां पे कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट में गया था वहां पे, तो हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई क्रिश्चियन सरमन्स को ज्वाइन करता है तो इसका अर्थ ये थोड़ी हो गया कि भाई वो क्रिश्चियन हो गया, वो हिंदू ही है। तो मतलब उसके ऊपर ना उन्होंने बना रखा है, एक फेक चीज बना रखी, लेकिन उनके वो यार वो अपने पॉलिटिकल करियर के कारण वो जो है वो अपने आप को हिंदू भी बताना चाह रहा है और क्रिश्चियन भी बताना चाह रहा है। जैसे अब वसुंधरा जी का है कि वो 3 जातियों में उनका प्रभाव है, तो उनके तो रिलेशंस हैं उस तरह के, उस कारण से ये आदमी हिंदुओं का भी वोट कि भाई यार नाम में मेरे रेड्डी है तो मैं फायदा उठाता हूं, जगन हूँ और मोहन हूँ तो मैं कृष्ण भगवान हो गया, और कृष्ण से कृष्ण नीति और क्रिश्चियनिटी हो जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं, तो वो भी एक हो जाता है, वो चलता है। अब एक तो ये है कि चलो वो ईसाई है तो उसका एक पर्पस रहता है कि ईसाइयों का, मुसलमानों का, इनका है पर्पस कि हिंदुओं का या काफिरों का, जो भी नॉन बिलीवर्स है उनका जितना आप मार डालो काट डालो नहीं कर सकते हो तो नोच के भाग जाओ, वो भी नहीं कर सकते हो तो कुछ मिलावट कर दो, गाय का मांस खिला दो धोखे से, जो इस्मत चुगताई जो है वो कर रही थी, अब मतलब अपने घर में बुला के अपनी सहेली का जो हमने सुना और देखा। अब ये है कि बोर्ड में यार इतने हिंदू थे और टीटीडी का बहुत बड़ा एक लैब है, वो मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट लगाएं उस लैब का आपको, और जो लोग देखना चाहते हैं वो हॉटस्टार पे नेट जियो की डॉक्यूमेंट्री है नेशनल ज्योग्राफिक की, उसमें इलायची का साइज तक सुनिश्चित किया जाता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, लड्डू में जो है कितना वेट होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का, बेसन किस क्वालिटी, वहाँ पे कैसे पता नहीं चला, और इतने के इतने लोग करप्ट थे। एक तो होता है कि चीफ मिनिस्टर अपने लोगों को सेट करता है और लंबे समय से वो चीफ मिनिस्टर था, तो इट कैन बी कि उसने अपने विश्वास पात्र लोगों को बिठा रखा होगा। और ये एक बात है कि धर्म को लेकर के ना कट्टरता जो है ना वो हिंदुओं में थोड़ी कम है, तो वो पैसों के चक्कर में आत्मा बेच सकते हैं, उसमें हिंदू भी हैं, दुर्भाग्य यही है ना कि उसमें हिंदू है, राइट। हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते और पूरा जगन मोहन रेड्डी पे नहीं डाल सकते। बिल्कुल। अब चलिए कि ये पूरा कांड हो गया, रिस्पांस देखिए किस तरह का आ रहा है। रिस्पांस क्या, भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल से या इस पे आधिकारिक रूप से कुछ बोला है? नहीं बोला है। नरेंद्र मोदी ने बोला है? नहीं बोला है। अमित शाह ने बोला है? नहीं बोला है। नड्डा ने बोला, किसी बड़े नेता ने, प्रवक्ता बहुत बोल रहे हैं, प्रवक्ता उबल रहे हैं पॉपकॉर्न की तरह, क्योंकि प्रवक्ताओं के पास वैसे भी विषय होते नहीं, उनको अपनी विजिबिलिटी सोशल मीडिया बढ़ानी है तो वो हर विषय पे वो बोलेंगे, वो उनका कार्य है। लेकिन जिनके बोलने से प्रभाव पड़ता है, क्या उन लोगों ने बोला है? तो फिर मैंने एक ट्वीट लिखा इसी पे कि भाई लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है ना, आईफोन में एक जियो फेंसिंग आता है। जियो फेंसिंग क्या होता है कि आपने अपने फोन को बता रखा है कि आपने होम डिफाइन कर रखा है, आपने ऑफिस डिफाइन कर रखा है, आप अपने फोन को बता दोगे, सीरी में शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हो कि रिमाइंड मी व्हेन आई लीव ऑफिस टू पिक अप फ्लावर्स फॉर माय होम। तो जो ही ऑफिस के जियो फेंसिंग से आप निकलते हैं, आपको एक मैसेज आएगा कि आपको फूल लेना है। तो नरेंद्र मोदी जी को मुझे लगता है कि जियो फेंसिंग हो रखी है। राजस्थान चुनाव है और वहां एक रैली है तो कन्हैया लाल को याद कर लेंगे। बंगाल में चुनाव है, वहां एक रैली है तो उनको बंगाल में कार्यकर्ताओं की हत्या याद आ जाएगी। तो आंध्र प्रदेश में तो अभी चुनाव भी नहीं है और नरेंद्र मोदी जी की रैली भी नहीं है, तो उसका कुछ बनता नहीं है इन लोगों का। तो हिंदुओं को मुझे लगता है करना क्या चाहिए, और वो कभी करेंगे नहीं, वो ये है कि सड़कों पे जाओ, ये जितने भी बोर्ड मेंबर हैं सबका घर घेरो और उनसे उत्तर मांगो। उत्तर मांगने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो आप
मतलब स्वतंत्र है आप करने के लिए, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। और ये एक बहुत ही सुपर जेन्युइन रीजन है। इससे बड़ा जो आपने कहा ना कि इससे बड़ा जघन्य अपराध, मतलब हमें मार दो तुम यार, गाय की चर्बी का तेल निकाला हो तुम घी में मिला करके हमें प्रसाद में पिला रहे, प्रसाद में खिला रहे हो यार। तो इससे मतलब सही में ही इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद ना ये मतलब ये जो प्रसाद था ये राम मंदिर में भी गया है। वही हाँ। मैं बोलने वाला था। ये मतलब प्रश्न यही था कि 1 लाख लड्डू तिरुपति से राम मंदिर में जाते हैं और भगवान राम को इसका प्रसाद का चखाया जाता है पहले। मतलब मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं, भोग लगाया जाता है भगवान राम को। मेरे को शब्द नहीं मिल रहे कि मैं प्रश्न को फ्रेम कैसे करूं। और एक ऐसा लड्डू, एक ऐसा प्रसाद जिसमें, प्रसाद तो बोलना भी नहीं चाहिए शायद, हाँ। तो एक ऐसी चीज जिसमें गाय की वसा है, जिसमें सुअर की वसा है, जिसमें फिश ऑयल है, वो आप भगवान राम को चखा रहे हो, वहां पे बैठे साधुओं को चखा रहे हो, 1 लाख लड्डू वहां से मंगा के ये जघन्य अपराध कर रहे हो। अरे हम लोग के घर में आया भाई। हाँ। मुझे डब्बा भेजा था किसी ने ट्रस्ट से, मेरे घर में वो लड्डू आया है। मैं वही कह रहा हूं ना कि जब ये इतना बड़ा अपराध हो रहा है, साधु संत जो अपने घरों का त्याग कर देते हैं, पूरे जीवन केवल एक काम में लगे रहते हैं, धर्म का प्रचार करना है, धर्म के लिए अपने पूरे जीवन को छोड़ देते हैं। उन लोगों को क्या लग रहा होगा आज के समय में जब उनको पता चला होगा कि भाई जहां राम मंदिर में हम गए, वहां पे जो लड्डू हमें तिरुपति का कह के बताया गया, वो लड्डू में तो गाय की वसा थी। क्या लग रहा होगा उन्हें? देखो, हिंदू एक ऐसा सोया हुआ शेर है जो इन्होंने कहा कि ऐसा करना चाहिए हिंदुओं को। पहले वहां से स्टार्ट करता हूँ कि आप जो मेहनत कर रहे हो उससे वो हिंदू जाग सकता है, और जैसे ही हिंदू जागेगा आधे घंटे के अंदर अंदर वो दोबारा सो जाएगा। ठीक, वो उसको मतलब नहीं है 31वें मिनट तक जागने का या उस पर कुछ बोलने का। अब एक और बात जो आपने कहा है कि भाई उसमें ये सब कुछ मिला, और यही नहीं कि वो अपराध चल करके यहाँ तक भी आया, राम मंदिर तक भी आया, और वहां पे भी लोगों ने वो खाया। तो मैं कह रहा हूं कि पहले तो कांग्रेस ही कह रहे थे कि इस मंदिर का शुद्धिकरण होना चाहिए, लेकिन अब भाजपा को भी करना चाहिए कम से कम कि हाँ भाई इस मंदिर का दोबारा से शुद्धिकरण होना चाहिए। एक बड़ी बात जो इन्होंने कही डॉक्यूमेंट्री देखना, भाई उसमें वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो किया जाता है कि वहाँ जो भोजन बने वो पूर्ण शाकाहारी बनना चाहिए। जो हिंदू और जो खास तौर पर वहाँ के जो पुजारी हैं, वे लोग जो जीवन भर इतना आचरण को अपने बल चाहे वो कष्टप्रद बन जाए लेकिन इतना कठोर बना लेते हैं कि उनके पैर के नीचे कोई चींटी ना मरे, और बैठे बैठाए पूरी जिंदगी की जो उनकी तपस्या थी वो इस बात से भ्रष्ट हो जाए कि उनके पूज्य प्रभु का भोग लगने के बाद उनके हाथ में जो प्रसाद आया, जिसके बाद में आदमी सीधा उसको चखता ही है और सुनकर धर्म भ्रष्ट हो जाए, भाई इससे बड़ी तो पाप की कोई बात नहीं हो सकती। मैं मतलब अगर हम इस पर चर्चा करें तो आज का पूरा पॉडकास्ट इसी क्वेश्चन पे और इस रिग्रेट पे चला जाए हमारा। लेकिन उसके बावजूद भी ना सरकार की तरफ से उस तरीके का आउटरीच होना, जबकि जगन की सरकार रही है वो तो कम से कम विपक्ष के थे, तो उस पर एक जांच कमेटी बैठाने के लिए कुछ आदेश ही पारित हो जाए कि जो अपराधी हैं इसमें उनको हम सख्त से सख्त सजा देंगे। और ना ही इधर से हिंदू समाज ने ये बात कही कि भाई आपने हमारी वर्षों की इवन पीढ़ियों की तपस्या देखो। अगर आज मैं शाकाहारी हूं, अगर मैं आज अपने सनातन धर्म के ऊपर चल रहा हूं, तो ये मेरे अकेले की नहीं है, ये मेरे परदादाओं के परदादाओं से चला आ रहा है कि मेरे पूरे परिवार में आज तक किसी ने किसी प्रकार का कोई मांसाहार नहीं किया, वही संस्कार मुझे मिला है। और देखो स्ट्रिक्टली मतलब घर वालों की तरफ से हमें पूर्ण ये आदेश स्ट्रिक्टली होता है कि जीवन में कभी भी इस प्रकार का भक्ष्य अवश्य का ध्यान रखना और खाना मत, और हमने नहीं किया है वो, और वही चीज हम अपने बच्चों में डालेंगे। पर आप ये बताओ कि पीढ़ियों से चला आ रहा हमारा गौरक्षा का अभियान, गांव को माता मानने का जो हमारा वो रहा है, धर्म रहा है, उसको अगर हमने इस तरीके से भक्षण कर लिया तो क्या हम अपने आप को कभी माफ कर पाएंगे? क्या हम वापस से उसमें आस्था दिखा पाएंगे? अभी कुछ दिनों पहले किसी ने एक वीडियो दिखाया था कि उसमें क्या था, तिरुपति बालाजी धाम पे जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं तो उन लोगों को उठा के ऐसे यूं फटाफट फेंका जा रहा था, वो दर्शन भी नहीं कर पा रहे थे, परंतु वे फिर भी लाखों की मात्रा में वहां आते हैं और वहां विभिन्न प्रकार की जो हुंडियां बनी हुई है उनमें दान देते हैं।
और ये अवेयरनेस होने के बावजूद कि इसका बड़ा पैसा टैक्स के रूप में सरकारों को जाता है, और चाहे वहां जगन की सरकार हो और चाहे वहां अभी जो सरकार आई है नायडू की सरकार आई हो, सब लोग 2% मुसलमानों को खुश करने के लिए कह रहे हैं कि हम आपको ये भी देंगे, और वो सब कहां जाता है? मंदिरों से जाता है। हर तरीके की अवेयरनेस होने के बावजूद भी हिंदू वहां जा रहा है और हर बार वहां का चढ़ावा बढ़ता जा रहा है। उसके बावजूद भी यदि हिंदुओं की आस्था के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ होता है, तो सबसे पहले तो थूआ है हमारे ऊपर, और उसके बाद में थूआ है उस हिंदू हृदय सम्राट सरकार के ऊपर कि जिसने अभी तक इस वक्त कुछ एक वर्ड तक नहीं बोला है। भाई मैं ये कह रहा हूं कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरा का पूरा भारत ही भ्रष्ट हो गया। सही बात है भाई, मैं खुद गया हूं। मैं तिरुपति बालाजी 2014 में जो चुनाव प्रचार होने के सब खत्म हो गया था, मैं उस टाइम पर प्रचारक के तौर पर आंध्र प्रदेश में ही था। जब सबसे रिलैक्स हो गए और इधर मोदी की गवर्नमेंट बन गई थी, तो उस टाइम पर मैं पैड़ी चढ़ करके गया था। वहां पर मैंने भी देखा है बहुत लोग आस्थावान आते हैं, प्रसाद लेते हैं, सब खाते हैं। आप वहां लोगों में, मैं कह रहा नॉर्थ से लेकर साउथ जाते हैं और साउथ वाले लोग मंदिर, राम मंदिर आते हैं। कोई बचा क्या इसमें? इनके घर में पहुंच गया तो इन्होंने अकेले थोड़ा ही खाया होगा, सही बात है। सबको दिया होगा, सबको बांट कर खाया होगा, तो सबके अंदर वो चीज चली गई। मुसलमान भी यही इस्तेमाल करते थे, जो आपने कहा ना क्रिश्चियंस कुओं में फेंक देते थे, मुसलमान यही करते। मुसलमान इवन थूकते थे, थूकने के बाद कहते थे कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, अब तुम मुसलमान बन गए। जो कार्य मुसलमान नहीं कर पाया वो कार्य उन्होंने हमारे मंदिरों में घुस कर दिया। प्रसाद में जहर मिलाने का था जी महाराष्ट्र में, वहां प्रसादा बना था, तो वहां पानी में और भोजन में सब में मिलाने का इन्होंने तय किया कि सब लोग मर जाएंगे एक ही साथ में। वो लोग भी यही कर रहे हैं और हिंदू नामधारी भी यही कर रहे हैं। तो भाई हिंदुओं का धर्म बचा कहाँ? मर ही गए ना आप, मर गए, आप मर जाते। हाँ, वर्ड मेरा यही था, वे मर जाते तो अच्छा रहता, लेकिन ये जीते जी आपने मार दिया। आप श्वास ही तो ले रहे हो, बचा क्या? सही बात है, आपका धर्म तो खत्म हो गया। धर्मो रक्षति रक्षित ही तो होता है, हम धर्म की रक्षा नहीं कर पाए। तो अगर कम से कम उसके खिलाफ हम लड़ाई भी ना लड़ पाए, तो मुझे लगता है कि इस जीवन पर जिन लोगों ने भी कम से कम इस प्रसाद को इधर से लेकर उधर तक खाया है, उन लोगों को इस लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए। मेरे अभी कुछ मित्र थे जो आगरा से तिरुपति गए थे जी, और मैं जर्नी बता रहा हूँ कैसी जर्नी थी। आप रात को यहाँ से निकलते हो, कुछ 40 घंटे का ट्रेन से ट्रैवल होता है, वो पूरा करते हो, उसके बाद आप वहां पे जाते हो और लंबी किलोमीटर लंबी लाइन आपको मिलती है। पूरा दिन लग जाता है उसमें, पूरा दिन लगता है, पूरे 24 घंटे आप लाइन में लगे रहते हो। और आपको शौच आदि के लिए भी जाना होता है, तो आप कहते हो कि भाई साहब मैं यहाँ लाइन में खड़ा हूँ, आ रहा हूँ 10 मिनट में। केज होता है, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, वहां से निकल नहीं सकते। उसमें क्या होता है, दोनों तरफ सरिये की वो होती है, वो ऐसे भी पार्ट आते हैं उसमें तो आप बाहर भी नहीं निकल सकते। तो इतनी मतलब इसको तपस्या ही बोलोगे ना एक तरीके से। इतनी तपस्या के बाद आप बिना थके बिना रुके आप तिरुपति जा रहे हो, और आगरा से वो वहां पे गए हैं। इतनी पीड़ा सही है, सब कुछ किया है, रात को 1 घंटा सो लिए, 1.5 घंटा सो लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर आपको पता चलता है कि जिस तपस्या के लिए आप गए आपके साथ तो ये हो गया। अभी इसके बाद भाई मैं 2 प्रश्न है मेरे यहाँ पे, जो कि उसमें एक तो ये है कि अगर आप आज गूगल में आप देखोगे तिरुपति बालाजी मंदिर के अराउंड का, तो वहां पे ना आपको चर्च बहुत हो चुके हैं, इतना चर्च दिखेगा। मतलब आंध्र प्रदेश में जो क्लैश है वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो हिंदू क्रिश्चियन है, और वहां पे क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ भी रही है। कुछ अराउंड 25% के आसपास क्रिश्चियनिटी आ भी चुकी है ना। बताया तो ऐसे ही जाता है, बाकी अभी आंकड़े 2011 वाले हैं तो उसमें वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती है, पर लोग कहते हैं कि 25-30% तो हो चुका है। अब ऐसे में क्या ये षड्यंत्र लगता है? और इसके ऊपर दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि मतलब अगर यही चीज मस्जिद में या किसी मदरसे में कर दी जाती है और लोगों को पोर्क का कुछ ऐसा खिला दिया जाता, ये आप यहाँ पे बात करो ये निजामुद्दीन में, या फिर यहाँ पे जो प्रसाद बनता है अभी जो मोदी जी का जन्मदिन पे प्रसाद बना, 4000 किलो खिचड़ी में ही मिला दिया, 4000 किलो खिचड़ी में कुछ पोर्क की वसा का कुछ मिला दिया होता, तो क्या आउटरेज होता। और जो ये आरफा खानम शेरवानी और साइमा और ये अंट शंट जो भी हैं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक ट्वीट नहीं निकला, मजे ले रहा है वो मजे ले सुअर।
जो सुअर है वो मजे ले रहा है इस समय। तो मेरा पूरा मानना यही है कि ये चीज़ ना ऐसे नहीं हो सकती कि अचानक से किसी गलती से नहीं हो सकती ये चीज़। ये चीज़ पूरे षड्यंत्र के तौर पर हुई है। और देखो 5 साल हुई है उसके दौरान में, तो मान के चलो। और आप ये कैसे हम ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि आपने चलो एक बोर्ड बना दिया, उसमें चेयरमैन है, उसमें 20-25 जितने भी लोग हैं, वो क्या करते हैं, प्रसाद कहीं से बनकर आता होगा, उसको ठेका दिया जाता है, टेंडर्स निकलते हैं, सारी चीजें होती हैं। वो जो कंपनी है जो इस प्रसाद को बना रही है, जो भी जिसके पास भी ठेका है, वहां से ये गड़बड़ होकर आ रही होगी। यहां पर चेकिंग मुझे नहीं लगता हो रही है, और हो रही है तो फिर तो सरकार पूर्णतः इसमें मिली हुई है, या फिर वो जिस कंपनी के पास टेंडर है वो चुपचाप इसको करके भेज रही है, वहां पर भी जांच होनी चाहिए। खैर ये सारे विषय हो गए जांच के। दूसरी चीज हो गई कि किस प्रकार से अगर ये किसी दरगाह वरगाह में इस टाइप का हो जाता, आग लगा देते। अब तक ये लगा लो पूरे भारत में ना जगह जगह पर आग लग रही होती है, और भले ही लोग मिला रहे होते हैं, जैसे हमारे हिंदू मिला रहे हैं, और मान लो मुसलमान ही कुछ इस तरीके का काम कर देते हैं, तो जलाते हैं हिंदुस्तान को। जलाते हिंदुस्तान को, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जाता, 50 चीजें हो जाती। और ये हमें दिखाता है कि हम एक समाज के रूप में वीर्य विहीन होते जा रहे हैं या हो चुके हैं। क्योंकि इसी समाज के अंदर से जब मंगल पांडे जैसे लोग निकले थे, जिन्होंने साला फूंक दिया था, कारतूस के ऊपर फूंक दिया, मंदिर में आपने प्रसाद में कर दिया यार। राइट, यही अपराध क्या हो सकता है। 1712 में जब ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद, 1708 में मरा था जब वो, उसके बाद 1712 में मुगल साम्राज्य को बिल्कुल टॉपल करने की बात आ गई थी, गाय की ही बात पर जब एक समाज धीरे धीरे वीर्य विहीन होता है ना, तो उसमें यही सारी चीजें आती हैं। और मैं इस बात को मानता हूं कि जब से हमारे मंदिर गए हैं सरकारों के कंट्रोल में, तब से ये चीजें हो रही होंगी, हो भी सकता है। ये आ जाता है मामला। अब ये देखो कितना आउटरीच होना चाहिए था उस समय जब नहीं हुआ। 1817 में पहली बार ये मद्रास एक्ट के मद्रास में पास हुआ है एक एक्ट, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पारित किया है। 1817 में पहली बार जो हिंदू मंदिर हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चले गए। हमने कोई आउटरीच नहीं किया उस समय, 1% आउटरीच नहीं, चले गए, सारा चढ़ावा सारा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गया। 1925 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है, 1925 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनती है, जिसके आज तक चुनाव होते हैं, सारा अधिकार उनके पास है। लेकिन 1925 में ही, सेम ईयर में, जो चीज कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी वो कहां पे आ गई है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई है। इन्होंने कानून बनाया 1925 में, जिसको बोला जाता है रिलीजियस एंडाउनमेंट एक्ट, ऐसे कुछ बोला जाता है, HRNC बोला जाता है। तो 1925 में एक्ट बनाकर ये सरकारी कंट्रोल में आ गया। आप सोचिए कि 1925 वही साल है जिस साल सिखों ने कंट्रोल लिया है गुरुद्वारे का, और उसको आप लंबी लड़ाई भी नहीं बोल सकते, मुश्किल से उन्होंने 15-20 साल के अंदर वो किया है। 1905 से शुरू हुआ था भाई, हाँ, 1905 से 1907 या 8 में उन्होंने अनंत कार्ज का वो ले लिया था अधिकार, कि भाई हमारी जो शादी है वो इस तरीके से होगी, हम गुरुद्वारे के चारों चक्कर लगाएंगे और उस तरीके से हमारी शादी होगी। ये उन्होंने अंग्रेजों से लिया है। यहां पर समाज के अंदर 1% आउटरीच नहीं है। मैं मंगल पांडे वगैरह के उदाहरण दिए मैंने, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मंदिरों का कंट्रोल, आपको उसकी महत्ता ही नहीं पता है। आज मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों से हम लोगों ने ही कितनी बार ये इशू कवर किया होगा, और समाज के अंदर मुझे तो नहीं लगता 1% कहीं से कोई इस बारे में बात होती है। इसमें एक और चीज है जो, मतलब ये तो प्रसाद में मिला है, आप जो पूजा सामग्री भंडार होते हैं ना, उसमें जब आप घी खरीदने जाओगे तो बोलेंगे कि घी खाने के लिए चाहिए या पूजा के लिए चाहिए, तब तो पूजा के लिए। वो घी 100-200 रुपए किलो टाइप का आता है, वो क्या होता है, चर्बी, यही फैट होता है, इसको पिघला। तो हिंदू लोग तो अपने हवनों में फूंक रहे हैं पैसे बचाने के लिए। तुम तो यार एक्चुअल में ये हो ही रहा था, वहीं से इंस्पिरेशन लेके इस तरह का काम किसी ने किया, और कोई जस्टिफाई भी कर रहा होगा कि यार ये भी तो घी भी तेल ही है, ये भी तेल ही है, वो गाय से ही घी आता है और इससे भी ये आता है, तो इस तरह से वो कर देंगे। तो मैं तो इसको मानता हूं कि समाज के रूप में हमारा वीर्य विहीन होना है ये। अगर अभी तक भी
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई आउटरीच नहीं है, और गवर्नमेंट भी, अगर गवर्नमेंट 1 सेकंड में आउटरीच कर देती है अगर कोई ये मुसलमान से रिलेटेड कुछ रीजन भी, क्योंकि वो समाज के रूप में एक संगठन है, संगठित है वो, बिल्कुल। और जैसे ही समाज संगठित होता है ना, 1 सेकंड लगाती है कोई भी गवर्नमेंट। तो ये तो वहां पे जो हमने देखा है, जो वार्षिक उत्सव होता है उसमें तो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, और वो लाखों लोग भी अगर सड़कों पर आ जाते कि भाई हमारी तो कम से कम आस्था आत हुई है, जो स्थानीय लोग हैं वही हो जाते हैं अगर बाहर, तो भी पता लग जाता है, लेकिन हुआ ही नहीं है उसमें कुछ भी। आंध्र प्रदेश के लोग घरों में बैठे हैं। हाँ, अभी जी हम थोड़ी देर में हो सकता है हरियाणा इलेक्शंस पर बात करें, उसमें बात यही होगी कि जाट यहाँ वोट दे रहा, अहीर यहाँ वोट दे रहा है, एससी दलित यहाँ वोट दे रहा, वाल्मीकि यहाँ वोट दे रहा, यही बात होने वाली है। हिंदू शब्द उसमें एक बार यूज नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि समाज के रूप में संगठन जो होता है ना, वो 2, 3, 5% से नहीं होता है, वो 80% से ही होगा, और 2, 3, 5% कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो 17% हैं, वो झुका देते हैं, वो 5% में भी झुका देते हैं लोगों को। नहीं तो उन्हें कास्ट के बारे में कोई बोलता ही नहीं, वो कहते हैं 17% मुसलमान हैं और वो सपा को वोट देंगे या कांग्रेस को वोट देंगे, वहां नहीं होती है कास्टिज्म की कोई। तो ये नहीं, वहां पे अभी ये देखो ना, वक्फ वाला जो मुद्दा चल रहा था, इसमें सड़कों पर उतर कर उन्होंने क्या कहा, ये तुम्हारे फिरके का मुद्दा नहीं है, ये तुम्हारी कौम का मुद्दा है। आपकी कौम कहाँ है भाई? हाँ, तो सारे पसमानदा वोट कर रहे हैं, पसमानदा काट रहे हैं, सब वोट कर रहे हैं। नहीं, वो इनका काट रहे हैं। हाँ, तो सरकाज़म मार, बीजेपी का ही कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मतलब अभी एक चीज और भी है इसमें कि अगर ऐसा किसी मजार में हो जाता, दरगाह में हो जाता, तो केवल भारत नहीं चलता, बिल्कुल, तो पाकिस्तान में भी हिंदुओं को मार दिया जाता, बांग्लादेश में भी काट दिया जाता, म्यांमार में भी हो जाता, और जहां जहां आपको लगता है इंग्लैंड तक ये वहां तक होता, इंग्लैंड तक लेस्टर में दंगे होते, हाँ, वहां तिरंगे जलाए जाते। हाँ, तो ये केवल यहाँ पे नहीं होता, और इसीलिए मुसलमान उम्मा में बिलीव करता है, ना कि राष्ट्र में। आप किसी चीज में बिलीव ही नहीं कर पाते, आपको इंडिया के लिए एकजुट नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है, आपकी बला से बोलता रहे, नॉलेजेबल क्राउड ऑफ चेन्नई। ठीक है, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, कोई बात नहीं यार, झंडा ही तो लहरा रहा है। अरे वो कह देते हैं संविधान में कहाँ लिखा है कि इसको फहराना कोई पाप है? सालों तुम्हें जहां संविधान में नहीं लिखा है, जज बोल देता है। हाँ, बोला है, जज बोल देता है सुप्रीम कोर्ट का, हाँ, कि इसमें तो कोई अपराध नहीं है। और रादर ये ना, गांधी ने शुरू किया था, आपको हेराम पढ़ो, हेराम में आज पाकिस्तान बना है, उधर से पहली ट्रेन आई है जिसमें एक एक हिंदू की लाश पड़ी हुई है, पूरी ट्रेन लाश से भरी हुई है। इधर गांधी जो है वो सभा कर रहा है जिसमें 8-8, 10-10 लाख लोग हैं, और उसमें गांधी लोगों को कह रहा है, अरे भाई यहाँ पर मुझे एक भी पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तुम अपने मुस्लिम लीग के भाइयों से बोलो कि वो मेरी सभाओं में आए और पाकिस्तान का झंडा लहराएं। ये गांधी का भाषण है। ये वीर विहीन भाई गांधी नहीं तो करा है। तो ये जब आप इस तरीके की, तो आपकी कम्युनिटी के साथ तो ये होना बहुत लाजमी है ना। जैसे गांधी की बात कर रहे हैं ना, तो क्या होता है कि जब हम भी कहते हैं कि यूनाइटेड क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है कि रैंडम आदमी चलता रहता है यूनाइटेड हो जाता है। यू नीड अ लीडर। जब तक नेतृत्व नहीं मिलेगा तब तक वो यूनिटी नहीं आती है। हमारा आपका काम, बहुत सारे होंगे जो कि तुम भी निकलो ना, स्मार्टी पैंट्स होंगे ना कि कमेंट जाएंगे, तुम साले बैठ के यहाँ स्टूडियो में क्या कर रहे हो, तुम आंध्र प्रदेश क्यों नहीं चले जाते हो। तो उनके लिए यही है कि भाई सबका एक पर्पस होता है। तुम खाना खा रहे हो तो मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा तुम खाना कैसे खा रहे हो, तुम कुदाल चला खेती क्यों नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा समाज में एक अलग पर्पस है। और हाँ, आवश्यकता पड़ेगी तो हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे बाप दादा जो है राम मंदिर के उसमें नहीं गए थे। भाई हमारे दादा, मेरे अपने दादा मुलायम की जेल में रहे, राम मंदिर के। मुजफ्फरपुर में था, कहाँ था? मुलायम की मुजफ्फरनगर में जेल में नहीं, इधर मुरादाबाद जेल में रहे दादा हमारे मुलायम सिंह की, क्योंकि राम मंदिर बनते हुए वो देखना चाहते थे। खैर नहीं देख पाए, पर आज कहीं से देख ही रहे होंगे। बेसिकली बाबरी विध्वंस का जो बाबरी ढांचा जो था उसको गिराने का जो उपक्रम चल रहा था, उसमें कार सेवक के तौर पर, और हम इस चीज में गौरव लेते हैं। बिल्कुल भाई, हम भी लेते हैं। हमारे परिवार से अगर लोग पहुंचे हैं तो हमें वो गौरव आज भी महसूस होता है। इसमें एक चीज ये भी आ जाती है, मतलब अभी क्या था ना, 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ
तो एक जापानीज टेल थी, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, वो कार्टून सीरीज थी बेसिकली, और बाबरी विध्वंस हुआ उसके बाद ये रिलीज होने वाली थी, सपोजिटली रिलीज होने वाली थी, उनका तो प्लान पहले से था, बीच में बाबरी हो गया, ठीक है। उसके एकदम से बाद क्या डिसीजन लिया गया सरकार ने कि ये जो जापानीज सीरीज है ये रिलीज नहीं होगी, 3 साल के लिए बैन लगा दिया। एकदम बाद एक ढांचा गिरा, वो भी कैसा था सबको पता ही है, क्या था सबको पता ही है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या डिसीजन लिया वो भी सबको पता ही है, ठीक है। वो ढांचा गिरा तो आपने इतने बड़े बड़े डिसीजंस यूं ले लिए चुटकियों में, पूरे देश में दंगे हो रहे थे। आज इतना बड़ा खेल हो गया। अरे भाई लोगों को पता ही नहीं होगा अभी तक ये बात, देख लेना अभी ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। इंस्टाग्राम पे 5 मिनट का लाइव किया इस मुद्दे पे, मतलब ये जब मैंने पढ़ा ना मेरे से रहा ही नहीं गया कि भाई देखा मैंने, मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, और वहां पे बोला भी नहीं जा रहा था। मतलब ऐसा अभी भी मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, ये क्या हो गया भाई साहब, ये तो कुछ अलग है। तो जब एक समाज के तौर पे अब हिंदू को क्या करना चाहिए, एक 2 लाइन में अगर आप सब बता सकते हो। आज सड़कों पे आना चाहिए, बिल्कुल। हिंदू को जो सड़क पे आ सकते हैं, जहाँ पे आ सकते हैं उनको सड़कों पे आना चाहिए। और ये जब तक हम नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू जब सड़कों पे आएगा तो वो हिंदू होगा, वो भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, कुर्मी, कुशवाहा ये तो होगा नहीं, वो तो वही होगा राम मंदिर के उसमें क्या हो तो हम हिंदू हैं, हमारी जाति क्या है तो हम हिंदू। वो करके नहीं आएंगे, क्योंकि ये जितनी भी पार्टियां हैं ना, सब ये अंधे हो चुके हैं। इनको लगता है कि हिंदुओं को, आप देखो 2019 तक हिंदुत्व की राजनीति हो रही थी, तब तक पढ़े लिखे लोग और हमारी आयु वर्ग के लोग भाजपा को ब्लाइंड सपोर्ट दे रहे थे। उसी कारण आपको 303 सीटें या जितनी सीटें आप जीत सकते थे जहां जहां, उससे अधिक आपने जीती। उसके बाद आपने क्या किया, आपने पर्पसफुली हिंदू समाज को जातियों में विभक्त करना आरंभ किया। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, नड्डा ने, राजनाथ सिंह ने, जो भी इनके टॉप लीडर्स हैं, पर्पसफुली ये कार्य किया गया। स्टेट में ठीक है, हमें समझ में आता है कि जाति के होते हैं, लेकिन भाजपा जितना ओवर्टली कास्टिस्ट बन के दिख रही है ना, कि हमने मुर्मू जी को पहली आदिवासी राष्ट्रपति, नहीं भाई, महिला राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति हैं, दैट्स इट। तुम उसे ऐसे दिखा रहे हो कि द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक कार्यकाल कुछ था ही नहीं, वो आदिवासी थी, तो भाई तुम द्रौपदी मुर्मू की जगह सुशीला मुर्मू को बना देते। द्रौपदी क्यों बनाए? रामनाथ कोविंद हम पहला दलित राष्ट्रपति ला रहे हैं, घर टपकती थी, ये कर रहे हो तुम, क्या आवश्यकता है? रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाते हो, उसका दलित होना जो है सबसे अधिक तुम्हें वो दिख जाता है। उसके बाद फिर कहते हो कि बिहार में हमने इतना कुशवाहा को दे दिया, उतना भूमिहार नेताओं को मंत्रालय दे दिया। तो हर मोमेंट पे यदि तुम जातिवाद करते रहोगे तो हिंदू इकट्ठा होगा कैसे? लोकसभा चुनाव में इसी बात का फायदा मुसलमान हैंडलों ने उठाया, जो राजपूतों के नाम से हैंडल चला रहे थे। उन्होंने इस बात को हवा दी, और उसके बाद एक एक जाति समूह आज भाजपा के लिए कसमें खा रहा है। हरियाणा में जाट कसम खा रहा है ना, कि चाहे जो हो जाए हम भाजपा को हरा के रहेंगे। राजपूत ने भी वेस्टर्न यूपी में यही कसम खाई, राजपूतों के समूह ने, कि चाहे जो हो जाए भाजपा। ये क्यों आया? जो तुम्हारे लिए जीने मरने की कस्में खाते थे वो क्यों आया? क्योंकि तुमने पर्पसफुली ये कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारी है। तुम्हें इसी में भविष्य दिखने लगा है, क्योंकि तुमको ढकेल ढकेल के कांग्रेस उस पिच पे ले आया। मतलब सोचो कि नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम से उठा करके घसीटते हुए ये लोग जो है राजीव गांधी स्टेडियम लेकर के आ गए, और वहां पे ये खेल चल रहा है, इनके नियमों के हिसाब से चल रहा है। इसी कारण आज जो निवीर हिंदुओं की बात करें, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि यदि हम और आप सड़कों पे उतरेंगे ना, दिल्ली पुलिस हमारी चूतड़े सुझा देगी। सही बात, और हमारे बारे में यही भाजपा के नेता लिखेंगे, नहीं वो तो उदंड लोग हैं। कपिल मिश्रा का, अनुराग ठाकुर का क्या इसी पार्टी ने सपोर्ट किया है? पिंकी चौधरी दो बार उठा जेल में,
और ये जो मोनू मनेसर, बिट्टू बजरंगी, जेल में। पटना में 17 बजरंग दल के कार्यकर्ता जेल में हैं। बिल्कुल 100 गायों को छुड़ाने के लिए वो जेल में है। और किसकी सरकार है वहां पे? इन्हीं की है। तो भाई भाजपा से हिंदुओं को मुझे लगता है कि इन सब विषयों पे आशा त्याग दो। भाजपा राष्ट्र बहुत अच्छा चला रही है, बहुत विकास कार्य हो रहे हैं, चंद्रयान भेजा जा रहा है, टॉयलेट अच्छा बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भाजपा हिंदुओं की पार्टी नहीं है। नड्डा स्वयं कहता है भगवा इज नॉट भाजपा। तो जिनको भी भाजपा में आस्था दिख रही है ना, भाजपा के रहते हुए ये हो रहा है और भाजपा के मुंह से बकार नहीं निकल रहा। नहीं, सीधी सी बात है, भाजपा भी मजबूर हो जाए करने के लिए। यदि आप सीधा संगठन के रूप में अरे देखो, नहीं, वो 10 साल से हिंदू ही सोया हुआ है। उनको लग रहा है कि ये हमारी सड़क बनाने, टॉयलेट बनाने से खुश हैं और हम वोट देते रहेंगे। भाई हिंदुओं ने भी तो ये सोच लिया ना कि हमने भाजपा को बना दिया, अब भाजपा सारे काम करेगी। अब ओवैसी ने कुछ बोला है तो भाजपा, मोदी जी तुम करो, मोदी जी तुम कहां सो रहे हो? अबे यार हम क्या करेंगे फिर? वही तो बात वो सो है। गए। उन्हें लगा कि आसान पॉलिटिक्स यही है। सड़क पर शक्ति के रूप में दिखना इसीलिए आवश्यक है। उनको लगा कि हम जीएसटी में 1.5 लाख करोड़ का कलेक्शन कर रहे हैं, 75 यहाँ दे दी, 75 वहां दे दी, बढ़िया काम चल रहा है, सबके टॉयलेट्स बन रहे हैं, धन जन खुल रहा है, महिलाओं को सपोर्ट मिल रहा है, उज्ज्वला मिल रही है, और क्या चाहिए? इसके अलावा तो कुछ नहीं है। हाँ, एक और चीज होती है, यदि कोई व्यक्ति मारा जाए तो ये पहुंच जाएंगे तुरंत ही। कन्हैया का हो गया, हर्षा को हो गया, वहां दूसरा व्यक्ति मर गया, ये लोग क्या कर रहे थे? अरे तो तुम बताओ ना, तुम क्या कर रहे थे? एक मैं आपके पूरे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, नीचे कमेंट करके आप बताना, पहले आप मन की बात सुनते थे, अब आप थोड़ा सा रिमाइंड करो और ये बताओ कि मन की बात आपने लास्ट टाइम कब सुनी? कोई नहीं सुनता। और नरेंद्र मोदी जी के पहले जो स्पीचेस होते थे ना, हर चैनल पे चलते थे, लोग उनको ढूंढ ढूंढ के सुनते थे। आप ये बताओ कि आप पिछले इलेक्शन में, जम्मू का हो चाहे हरियाणा का हो चाहे उससे पहले का इलेक्शन हो, इवन लोकसभा इलेक्शन में भी आपने उनके कितने स्पीच सुने? लोग नहीं सुनते हैं, अब लोग पक चुके हैं। हम रास्ते में यही बात कर रहे थे, क्योंकि वो चीजें के लिए हम आपको लाए ही नहीं थे। भाई सड़कें निर्माण, ये फलाना ढिमकाना, ये सब होते थे। शीला दीक्षित से ज्यादा दिल्ली के अंदर आज तक कोई काम नहीं कर पाया, लेकिन शीला दीक्षित नहीं बची। उसके अलावा भी बहुत सारे काम पहले भी हुए हैं, 70 साल में ढेर काम हुए हैं। लेकिन अटल जी ने भी काम करे थे, लेकिन उनको क्यों लोगों ने छोड़ दिया था? क्योंकि जो उद्देश्य के लिए उन्होंने वोट मांगा था, जिसके लिए हम लाए थे उनको। भाई वोट मांगते टाइम तो आपने राम मंदिर ही कहा था, और ये आपने तो कहा था ना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वो तो कांग्रेस में जाने वाला था अभी। हाँ। तो ऐसा ही होता है। फिर आपने, अटल जी ने ये नहीं कहा था कि मैं स्वर्णिम चतुर्भुज बनाऊंगा, उन्होंने कहा था हम राम को लाएंगे, और आप स्वर्णिम चतुर्भुज बनाने लग गए। चलो बहुत अच्छी बात है, बनाओ, लेकिन उसके लिए आपने एक वर्ड तक नहीं बोला था। देखो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो आपको करने थे। आप पूरी की पूरी सरकार में से ये बता दो कि 10 साल के अंदर, 11वां साल चल रहा है, हिंदू के लिए एक कार्य बताओ आप, और मैं आपको बता दूंगा कि मुसलमानों के लिए, पर्टिकुलर केवल मुसलमानों के लिए कितने काम करें। जो आपने किया है ना, वो 140 करोड़ जनता के लिए किया है, वो हमारे लिए नहीं कि सामान्य तया हिंदुओं के लिए कुछ किया हो। उसमें तो बोलते हैं ना, छाती ठोक के बोलते हैं कि मुसलमान की पॉपुलेशन 17 है और हमने 34% को 34 डबल दिया है हमने। तो ये चीजें अगर आपके दिमाग में है तो भैया फिर हम उम्मीद नहीं कर सकते। और जनता को यह बात समझनी पड़ेगी कि 10 साल तुमने वोट दे दिया और फिर चैन की बंसी बजाओ, ये काम नहीं चल सकता है। डंडा देकर रखना पड़ता है, चाहे वो पीछे से चाहे हलक में। और वो डंडा जो है वो सड़क से ही होता है, वो सड़क से ही होता है। और वो जनता जानती है, शाहीन बाग को चौक करना, बॉर्डर्स ब्लॉक करना, ये सारी चीजें। अभी देखो ना आप यार, कुछ भी नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अपना प्रस्ताव रखा था कि भाई दलितों में जो बिल्कुल निचले तबके के हैं उनको लाओ, और इसमें भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए। उन लोगों ने सड़क पर आग लगाई कि नहीं लगाई? बच्चों की गाड़ियां तक नहीं बख्शी उन्होंने। और तुम्हारे यहाँ धर्म भ्रष्ट हो गया, जिसको तुमने पीढ़ियों से बचा कर रखा हुआ था, और तब भी तुम अपने घर से बाहर नहीं निकले। मुझे तो लोग कह देंगे तू तो आर्य समाजी है, तू तो मानता ही नहीं है ये बात वो बात। अरे चलो ठीक है, लेकिन मैं सर्व समाज के विषय में बोल तो रहा हूं, तुम अपने बारे में बोल लो। तुम तो वो भी नहीं बोल रहे हो। वो तो अच्छा हुआ आपने वो प्रसाद हमें नहीं खिलाया था। हम तो घर जाते रहते हैं भाई। चलो मैं तो खैर अभी तिरुपति कर भी गए नहीं हम लोग, मम्मी पापा गए थे, और मम्मी पापा ने प्रसाद ग्रहण किया भी होगा, 100% किया होगा। भाई देखो, मैं 2014 में गया था, नायडू की सरकार तब आई थी वहां पे। लेकिन ये जो पिछले 5 साल से चल रहा है, ये सिर्फ ये नहीं है कि 1 लाख लड्डू सिर्फ राम मंदिर में आए हैं। हम नहीं बता सकते कि वो कितने लंबे समय से चल रहा है। कोई नहीं, किसी को नहीं पता वो किस मंदिर में चल रहा है, किस मंदिर में गया हो।
पटना का महावीर मंदिर है, हाँ। वहां पे भी तिरुपति लड्डू बनता है। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये वहां के किचन में उन्हीं की तकनीक से बनता है या वहां से सप्लाई होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जी 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 जी। तो चलिए I अगले think विषय पर चलते हैं। अगले विषय पर चलते हैं। यहाँ पर जो टेक डाउन है वो यही है कि भाई आपको एक समाज के रूप में हलक में डंडा देके रखना पड़ेगा, या जहां पे भी आप डंडा देके रखना चाहें वहां पे रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप जहां से काम होता हो भाई, और वो ब्राह्मण जाट गुजर बन के नहीं कर नहीं सकते हो आप। सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल। क्योंकि धर्म तो जाट का भी भ्रष्ट हुआ है, ब्राह्मण का भी हुआ है, और क्षत्रिय का भी हुआ है, और शूद्र का भी हुआ है। जो आप जहां पे भी अपने आप को रखते हो, आप सभी के साथ ये हुआ है, अगर आपकी आस्था ईश्वर में है तो। बिल्कुल। चलिए और एक और बात ये नहीं है कि किसने लड्डू खाया है। एक मंदिर की सैंक्टिटी डिस्टर्ब अगर होती है, एक डेटी की, एक देवता की, तो भाई पूरे वो धर्म पे पड़ता है यार। यार आपके राम जी को खिला दिया, और क्या चाहिए? जिसकी लड़ाई लड़ी है हमने। हाँ, 500 सालों से जिस मंदिर को बचाने के लिए, जिस मंदिर के लिए हमारे बाप दादा लड़ते रहे, उस मंदिर में एक जो हमारे ईश्वर है उनको आपने खिला दिया, और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? और पहले दिन जिस दिन इनॉग्रेट हो रहा था, पहले ही दिन वो काम कर इससे ज्यादा मतलब डूब मरने वाली बात है आपके लिए। पर चलिए, मतलब कुछ आवेश में बहुत अजीब अजीब सी चीजें बोल दूं मैं, तो बेटर है अगले टॉपिक पे चल देते हैं। दूसरा टॉपिक है भाई बांग्लादेश सीरीज। दूसरा टॉपिक है बांग्लादेश और भारत की जो सीरीज अभी चल रही है, वो सीरीज सपोजिटली होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस समय से आप अनभिज्ञ तो नहीं होंगे। अगर आप बीबीसी भी पढ़ते होंगे तो बीबीसी तक ने इस बात को लिखा है कि वहां पे हिंदुओं के साथ क्या क्या हो रहा है। जो बीबीसी कश्मीरी पंडितों के लिए ये कहती थी कि कुछ भी नहीं हुआ था, वो बीबीसी कह रही है कि भाई बांग्लादेश में भयंकर रूप से हिंदुओं का संहार हो रहा है, तो भाई कुछ तो हो रहा होगा वहां पे। अगर उसको 10% भी माना जाए तो भी क्या हमें बांग्लादेश के साथ ये सीरीज करनी चाहिए थी अजीत भाई? हम तो लंबे समय से बोल रहे हैं, मैं तो लिख भी रहा हूँ कि ये सीरीज पहले तो होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं है, भारत जो है अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टैली में भी टॉप पे है, और इवन इफ दे फॉरगो दिस सीरीज, ये 12-24 पॉइंट चला भी जाएगा, भारत पे बहुत अधिक असर नहीं पड़ने वाला है। इंडिया टॉप पे रहेगा, नंबर 2 पे आ जाएगा अगर वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलते हैं तो। एक तो यह है। दूसरा यह है इसका कि क्या जय शाह जो आईसीसी के भी अब चेयरमैन हैं, वो इस तरह की स्थिति नहीं उत्पन्न कर सकते कि भाई ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, इसमें बीसीसीआई का कुछ नहीं है। अगर मतलब गवर्नमेंट डिसीजन ले ले कि हमें ये नहीं खेलना है, तो ये मैच काउंट ही नहीं होगा उसमें। और ये परसेंटेज पॉइंट्स हैं। इट डजंट डिपेंड कि आप एक कंट्री हो, जैसे इंग्लैंड जो है सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलता है, भारत पूरे साइकिल में अगर 15 टेस्ट खेलेगा तो इंग्लैंड 24 टेस्ट खेलता है, तो वो तो भाई नंबर ऑफ मैच से ही वो जीत करके वहाँ पहुँच जाएगा। इसमें परसेंटेज होता है, कितना खेला कितना जीता, वो होता है। तो अगर भारत जो कहता था कि हम नहीं भाई ये चल रहा है और सरकार ने हमें मना कर दिया, पाकिस्तान के साथ हम कहाँ खेलते हैं, तो यू कुड हैव डन इट कि वो परसेंटेज से वो हट जाता, तो ये भी एक रास्ता था। तो भाई जय शाह का आईसीसी में बीसीसीआई में होने का लाभ क्या हुआ? और इस पे पिछले 15 दिन से हल्ला चल रहा था। मैं वन ऑफ द फर्स्ट होऊंगा जिसने इस पे लिखना आरंभ किया था कि भाई ये नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में लोग जीते और इधर आने वाले, तभी मैंने लिखा। तो ऐसा संभव नहीं है कि मेरा ट्वीट जो पूर्व में डिलीट करवाया गया है फोन कर करके, जब मैं ऑफ इंडिया में काम करता तब किसी के थ्रू ये सब करके, तो पढ़ा नहीं जाता होगा आज के समय में, जब मेरे 4.5 लाख जो है फॉलोअर्स उधर हैं ट्विटर पे, पढ़ा जाता। और मेरा छोड़ो, बहुत सारे अन्य लोगों ने, बड़े बड़े हैंडल्स ने लिखा है इस पे, तो संज्ञान में तो इनके पक्का था। चलो मान लेते हैं साला उतना ताम झाम जैसा को नहीं कर पाते मैनेज, फलान हटाओ, एक काली पट्टी नहीं बांध सकते तुम। एग्जैक्टली तुम साले जॉर्ज फ्लाइट के लिए जो है वो घुटने टेक रहे हो, और उसी मैच में पाकिस्तान नहीं टेक रहा है। यूं करके बाबर आजम ने यूं कर दिया, वो बात खत्म। तुम्हें अपनी बकलोली, मतलब तुम यार
अश्वेत आदमी मर रहा है, चोर था वो, उसके लिए तुम यू आर टेकिंग द नी, और यहाँ पे तुम एक प्लास्टिक टेप तुमसे मैनेज, देश में खत्म हो गया भाई, काला टेप मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, यही रहा होगा ना। तो मेरी समस्या इसी से है कि बेयर मिनिमम तुम ये कर सकते थे कि ठीक है भाई खेल है, तुम बोल दो कि राजनीति का हिस्सा नहीं होता है, भले जॉर्ज फ्लॉयड वाला किया, फिर भी एक काली पट्टी बांध लेते तो लोगों को लगता चलो, क्योंकि खिलाड़ी का एक ही पर्पस नहीं होता है, तुम खिलाड़ी हो, तुमको लोग देखने जाते हैं। उसका दूसरा आयाम ये भी है कि ऑफ द ग्राउंड तुमने जो ये इंस्टाग्राम चैनल खोल रखे हैं, ट्विटर पे तुम एक्टिव हो, यूट्यूब के चैनल तुम्हारे चल रहे हैं, पीपल एक्सपेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम यू, कि यू कैनॉट बी अनअवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। बांग्लादेश बहुत दूर नहीं है, और जब ये लोग ऐसा करते हैं फिर वही है कि वो थोड़ी सी भी, जो सचिन वचिन जब खेलना बंद किया, मैंने उतना रिलीजियसली मैं क्रिकेट अब फॉलो नहीं करता हूँ, फिर भी टेस्ट वेस्ट मैच होता है तो मैं देखता हूँ, लेकिन अब जो है ना ये सब जब होता है मन टूट जाता है, एक बार क्या देखना है, और फिर मन इससे भी टूटता है, कुछ कहेंगे नहीं नहीं बीसीसीआई स्वायत्त संस्था है, घंटा स्वायत्त संस्था है, हमको सबको पता है। और यहीं पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि यदि कांग्रेस होती ना अभी सरकार में, काली पट्टी बांध के, या फिर वो, क्योंकि उनको पता है कि नैरेटिव कैसे मैनेज करना, मैसेजिंग कैसे हमें करनी चाहिए। तिरुपति वाले केस में भी कांग्रेस यदि सरकार में होती तो अभी तक स्टेटमेंट आ जाता ऊपर से, लेकिन चलिए इट्स भाजपा, सब चंगा। गर्वित भाई आपको तो सवाल आज ऐसे ऐसे कर रहे हो कि जिससे मोदी जी बहुत कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, आप तो मोदी जी जिम जाना चाहिए, कमजोर हो रहे हैं इतने ज्यादा, मतलब 74 साल की उम्र में आप उनको जिम नहीं भेज सकते ना। आप नहीं, आईटी सेल वाले तो भेज सकते हैं, आईटी सेल वाले ही सब कहते हैं 25 घंटा जागते हैं। हाँ। तो इसमें मतलब मेरा जो हमने कल वीडियो भी किया था इसके ऊपर, कुछ ट्वीट्स भी पहले लिखे थे इसके ऊपर, एक आधा शॉर्ट भी आई थिंक बनाए था। तो इस पे मेरा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि मोहम्मद रिजवान अपनी सेंचुरी को, वर्ल्ड कप में मारी हुई सेंचुरी को गाजा के लिए, फॉर द ब्रदर्स ऑफ गाजा वो समर्पित कर देता है। एक उस्मान ख्वाजा था ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर, वो अपने बैट पे डव बनवाता है और लिखवाता है कि ये उसने पैलेस्टाइन वाले पे वो जूते पे लिखा के गाजा के जो मेरे भाई बहन हैं उनके लिए ह्यूमन राइट्स के लिए मैंने ये करवाया है। उसको आईसीसी ने बैन कर दिया, लेकिन उसे लाभ क्या हुआ? उसे लाभ ये हुआ कि न्यूज में आया कि भाई इसको ये भी नहीं करने दिया, वो गाजा के लोगों के लिए इतना कुछ करना चाहता था, उनके लिए सॉलिडारिटी में ये कर रहा था, और भयंकर इसका आउटरीच भी हुआ, लोगों तक बातें भी पहुंची, एक नैरेटिव बना। अब जो बॉलीवुड के ये जितने भी हैं राफा ऑल आइज ऑन राफा कर रहे थे, ये सब कुछ भी हुआ, ठीक है। अब आपसे बेयर मिनिमम ये एक्सपेक्टेशन थी, मतलब ठीक है मैं जियोपॉलिटिक्स पे अगर इसमें जाऊं तो जियोपॉलिटिक्स ये हो सकती है कि भाई बांग्लादेश के साथ आप अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि एक फ्रंट आपका पाकिस्तान खुला हुआ है, दूसरा फ्रंट आपका चाइना खिला हुआ है, और 2.5 मोर्चे आपने खोली रखे हैं। तो इसके अलावा एक और मोर्चा बांग्लादेश खोल देना, वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के हिसाब से सही नहीं है। और बांग्लादेश की जो सरकार, जो लॉ मेकर्स हैं आज के, वो बेशक एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स पहले कर चुके हों, उन्होंने एंटी इंडिया इंडिया आउट जैसे कैंपेन्स चलाए हुए हों, लेकिन जब से वो सत्ता में आए हैं उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कुछ ऐसा खास बोला नहीं है ना। उन्होंने यही कहा है कि हमें इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए। अगर आप इसकी बात करो, ये कौन है, शेख हसीना भारत में आई तो वहां के लॉ मेकर्स ने पहले तो कहा कि भाई इंडिया हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, शेख हसीना को यहाँ से भेज नहीं रहा है, हमें अपने संविधान के अनुसार शेख हसीना को दंड देना है, लेकिन हम दे नहीं पा रहे, भारत सपोर्ट नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि भाई अगर भारत को शेख हसीना को अपने पास रखना है तो रख सकता है, कोई बात नहीं, रख ले, लेकिन वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दे। तो यहाँ से मतलब वो जो डेडलॉक था, जो घर्षण वाली स्थिति पैदा हो रही थी यहाँ दोनों देशों के बीच में, वो खत्म हो जाती। तो वहां के जो पॉलिटिकल माइंड हैं, उन्होंने भारत के साथ घर्षण की स्थिति पैदा होने से रोका है। तो भारत भी ये चाह रहा होगा कहीं ना कहीं कि भाई स्थिति उस तरीके से खराब ना हो, लेकिन
दूसरी बात आ जाती है भाई Bare सॉलिडेरिटी की, बेयर मिनिमम की। ठीक है, आप सीरीज कैंसिल नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे को समझ में आ जाता है, कोई बात नहीं, जियोपॉलिटिकल डिसीजन है, समझ में आता है। पर जब बेयर मिनिमम की बात आ जाती है कि भाई आप एक पट्टी तो लगा सकते हो, एक वो कुछ तो अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं, चलो वो ठीक है, तो ले सकते ट्वीट हो, ट्वीट हो जाता, एक वीडियो हो जाता, एक कमेंट हो जाता, किसी मतलब एक मान के चलो कि चलो पीएमओसी की तरफ से कुछ आ जाता, वहां जाके बात कह देते कि भाई हम फर्मली अपने लोगों के साथ में खड़े हुए हैं, इनके साथ कुछ भी गलत होगा तो हम ठोक देंगे। कुछ तो कहते, कुछ तो डर दिखाते। भाई 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट किस बहाने आई थी? इनके कुछ मुद्दे थे, इनमें था कि CAA, ठीक है, इसमें ये हर बार अभी भी ये कहते हैं कि हम बाहर से आने वाले जो हिंदू हैं उनके लिए यह उनकी मातृभूमि है और वापस आ सकते हैं। वहाँ से ला करके यहाँ बसा दोगे, उनको खाना पीना राशन उज्ज्वला मकान टॉयलेट दोगे, रोजगार दोगे, लेकिन जो वहीं पे हैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करोगे। वही तो, और उनके लिए आवाज तक नहीं उठाओगे, तब वो हिंदू नहीं होता है। आपका तो लियाकत पैक्ट है। हाँ, आपका तो लियाकत पैक्ट बना हुआ है ना ऑलरेडी पहले से ही। वहां पे अगर कोई माइनॉरिटी को दिक्कत करता है तो हम हैं बैठे हैं यहाँ पे, ये तो आपका पैक्ट है। हाँ, आप उस पैक्ट का भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। आप पैक्ट का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। आप हर बात में कहते हो हमें इजराइल की तरह काम करना है ना, इजराइल की तरह काम करना है। अब अग्निवीर पे भी तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नहीं, अरे हमें इजराइल की तरह 3-3, 4-4 साल की ट्रेनिंग देनी चाहिए। अच्छा, जहां जब ये CA आया कि पूरे विश्व का जो हिंदू है अपने आप को सुरक्षित महसूस करे कि ये उसकी मातृभूमि है, वो यहाँ आ सके। हालांकि CA ऐसा है नहीं कि जो भी आना चाहे वो, एक टाइम लिमिट है कि 2014 31 दिसंबर से पहले जो आ चुका है उसको नागरिकता मिलनी चाहिए। बाद का वाला कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन अत्यंत राष्ट्रवादिता वाले जो लोग हैं ना, जिनके दिमाग में भरा पड़ा, नहीं अभी भी अगर कोई आएगा उसको नागरिकता मिलेगी। भाई घंटा उसमें अलग नियम है। 6 साल वाले जो नियम है ना वो अलग बने हुए हैं, वो सभी के लिए है, वो अदनान सामी के लिए भी है। वो 11 साल का मुसलमानों के लिए है, इनके लिए रिलैक्सेशन है 5 या 6 साल। तो रहन कौन दे रहा है? राजस्थान में तो मकान जला दिए जाते हैं भाई, कई बार उनको उठा के फेंक दिया गया। आप मजनू के टीले पे देखो ना क्या स्थिति बनी हुई है। मजनू के टीले पे 48-49 डिग्री टेम्परेचर था इस बार गर्मियों में। लाइट कट दी गई, लाइट काट दी गई थी उनकी। ये रहेंगे 5 साल या 6 साल यहाँ पे, नहीं रह सकते। तो ये जो कहने का होता है ना विश्व हिंदुत्व बंधुत्व भाव, ये सब कुछ क्या होता है, ये इलेक्शन के टाइम पे होता है। और मैं वही कह रहा हूं कि आप चुनाव के टाइम पे ऐसे सवाल पूछ रहे हो कि हमारे अंदर से वो धधक निकलेगी और मोदी जी कमजोर हो जाएंगे, 74 साल की उम्र होगी। तो इस वजह से, और एक बात और, नरेंद्र मोदी जी को भी कहीं आदत लग चुकी है कि बांग्लादेश हिंदुस्तान में हिंदुओं से ज्यादा हो चुके हैं। हिंदू है एक चूहा कम्युनिटी, उसका चाहे आप प्रसाद में कुछ मिला दो, चाहे उनको सालों को दिन दिहाड़े मार दो, वे तो फिर भी भैया कोई विकल्प बताओ, मोदी जी के अलावा कोई विकल्प है तो बताओ। ये कह के देगा कमल पे ही वोट। हमें दिल जीतना है, सबका विश्वास कहाँ जीतना है? बांग्लादेशियों का, क्योंकि पता लग चुका है करोड़ों की मात्रा में अंदर आ चुके हैं। बीच बीच में मोदी जी जादू अपना करते हैं ना, चंचूर के साथ। हाँ, वो कर लेते हैं, हो जाएगा बस हिंदू खिला पड़ेगा। हिंदू प्रसन्न हुआ, उसका तुरंत मोदी जी ने एक और मास्टर स्ट्रोक मारा। हम जो है ना इंडस वाटर ट्रीटी पे नोटिस दे दिया पाकिस्तान को। गजब। अब कुछ दिनों के बाद में सिंधु का पानी रोक दिया जाएगा, उसकी बैन दी, मजे हो गए अब तो बस। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बीच बीच में मूर्ख बनाने हेतु ये सब काम होते रहते हैं। अच्छा, आप क्या करोगे? मैक्सिमम से मैक्सिमम अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रख कर लाओगे। अब वो फोटो आज तक वायरल हो रहा है। अरे मोदी जी ना होते तो भला कोई बचाने वाला था कम्युनिटी को। अच्छा, जो हिंदू मारे जा रहे हैं उनका क्या हुआ? आप कोई गीता सिर पर रख कर लाए आज तक? वहां पर हमारे हिंदू भाई बहन मारे जा रहे हैं, कुछ करा आपने एम्बुलेंसेस दी थी, तिरंगा देखती सार में उस पर टूट पड़े, एम्बुलेंस तोड़ गिरी उन्होंने जो भारत से गई थी, क्योंकि उस पर तिरंगा लगा हुआ है। हिंदू नाम देख करके अभी तो भारत के विषय में आप तो सबका बता दिया, क्रिकेटर था, नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, हसन तंजीम। उसने बोला है इस बात को कि टैगोर ने हमें ये सारी चीजें हटानी चाहिए। टैगोर वाला क्या था ना, मैंने इसके ऊपर, वो अर्चना तिवारी ने उसके ऊपर कल वीडियो बनाया था जो कि काफी वायरल हो रहा था, बहुत सारे लोगों ने। मैंने उसका नहीं देखा है। सुनो तो सही, ये तंजीम, ये मेरे को बोलना शायद यहाँ पे जरूरी भी है, क्योंकि तंजीम हसन का बेसिकली क्या है ना, मैंने उसको बहुत ढूंढा। अब उसमें 2 चीजें निकल के आती हैं। तंजीम हसन जब भी राष्ट्रगान गाता हुआ दिखता है स्क्रीन पे, वो चुप रहता, मतलब राष्ट्रगान हो रहा है, सब गा रहे हैं, वो चुप है, ठीक है।
लेकिन उसकी कोई स्टेटमेंट ऐसी दिखाई नहीं देती है। अरे ऐसे तो फिर वो हो जाएगा ना, ये कौन है मुजफ्फरनगर का जो एक्टर है, अभी राष्ट्रगान हो रहा था, वो आराम से यूं खड़ा हुआ था। हाँ। अब उनका कोई भावना ही नहीं है उसमें, क्या नाम है उसका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो इन लोगों के मान लो उसमें भावना है अथवा नहीं है, या फिर वो स्टेटमेंट कहीं उसने आराम से किसी के बीच में बैठ के दिया है, दी नहीं है, पर वो दी तो होगी, लेकिन ये है कि वो कहीं पब्लिश है या डिलीट हो नहीं है। गया, हाँ, न्यूज नहीं बना। हाँ, वो न्यूज ये बात चली थी, हाँ, टैगोर वाली बात है, ये चली ये थी, बांग्लादेश में चलती है, बहुत चलती है। और पर वो उसने बोली है कि नहीं बोली है, उसका अभी 100% नहीं, वो उस तरह के लोग हैं, बोल सकते हैं हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि इसने बोला तो जरूर। अब आप ये देखो कि अगर हमारे देश की गवर्नमेंट, जो जिनके कोर मुद्दे ही ये थे कि हम CAA लाएंगे, विश्व हिंदुत्व बंधुत्व की भावना से काम करेंगे, हिंदुस्तान दुनिया के हिंदुओं का इजराइल है, ये सब चीजें जो कर रहे हों, और वे पूरे विश्व के अंदर मारे जाने वाले हिंदुओं का 1% ये तो बांग्लादेश की बात है। पाकिस्तान में तो ये काम डेली होता है। हाँ। पाकिस्तान में तो आप ये मान के चलो कि हजारों बहन और नाबालिग लड़कियां इस प्रकार से कन्वर्ट की जाती हैं। तो आप ये देखो कि उसके ऊपर इनका कोई बयान नहीं आया। असल एक यूनिवर्सिटी की, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी, आई थिंक वो, मैं यूनिवर्सिटी का नाम बोल रहा हूँ, उस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है ये। और वो रिपोर्ट क्या कहती है, वो कहती है कि वर्ष में 1000 लड़कियां जो माइनॉरिटी की होती हैं, माइनॉरिटी की होती हैं, उनको अबडक्ट किया जाता है, यानी उनका अपहरण किया जाता है, और उनको अपहरण करने के उपरांत उनको कन्वर्ट कराया जाता है इस्लाम में। और इसमें मतलब ये जो एवरेज आ गया, ये एक दिन की 3 लड़कियां आ गई, जबकि पॉपुलेशन कुछ है नहीं। पॉपुलेशन क्या है, 1.5% पॉपुलेशन में आप रोज 3 लड़कियों को किडनैप कर रहे हो। सोचो क्या चल रहा होगा वहाँ। अरे मैंने तो एक वीडियो देखी थी, उसमें 4 लड़कों ने, एक हिंदू लड़की, आज मत देना, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को इतना ज्यादा टाइम मिला ही नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 4 लड़कों ने एक हिंदू लड़की उठाई हुई है, उसकी माँ बचाने के लिए गई, तो कहते चारों की बारी नहीं आई है, वो लठ मार के उसको भगा देते हैं वहां से। ये स्थितियां बनी हुई हैं। और आप ना केवल हिंदुस्तान के हिंदुओं की तो छोड़ ही दो आप, लेकिन जो बेचारे मारे जा रहे हैं, जिन दलितों की बात करते हो, पाकिस्तान बांग्लादेश में कौन मारा जा रहा है, दलित ही तो बचे हैं वहां पे। हाँ, तो वहां पे तो कहा गया था कि भाई मतलब जब पाकिस्तान बना तो ये कहा, और ये स्टेटमेंट बोलनी बहुत जरूरी है। जो ये रावण के भक्त हैं, चंद्रशेखर के भक्त, जय भीम वाले, उनको पता होनी चाहिए बात। जब पाकिस्तान बना था तो उन्होंने कहा था, अरे भाई हमारे टॉयलेट्स कौन साफ करेगा, तो इनको रखो यहाँ पे, रोको इनको यहाँ पे। और वो स्टेटमेंट तो चाहे आपको मिले ना मिले, लेकिन जम्मू कश्मीर का स्टेटमेंट लगा देना, वो न्यूज वाला, वो न्यूज वाला तो आप करंट यहाँ पे लगा भी सकते हो। तो जम्मू कश्मीर में हुआ है भाई, और क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट ही बन गया था। उसके लिए 35A एक धारा बनाई गई थी भाई, 35A बनाया गया था कि भाई ये लोग ना जमीन खरीद सकते हैं, ये आए हैं जनरेशन बाय जनरेशन टट्टी ही साफ करेंगे। ये नौकरियां जो वैकेंसी होती है ना, कोई भी नौकरी नहीं कर सकते। ये वैकेंसी में यही खुलता है, करना है तो खाली यही, सिर्फ दलित करेगा टॉयलेट साफ, और उसी की वैकेंसी खुल रही है। दलित नहीं, वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि समाज। उसमें एक लड़की जो थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, कोई गिल थी, शोभिता गिल, कुछ ऐसे करके नाम था उसका, गिल कर रही थी वो, पंजाब से, गुरदासपुर से वो कश्मीर में गई थी। कश्मीरियों ने बुलाया था उन्हें, सरकारों ने कहा था कि भाई साहब आप आ जाओ यहाँ पे, हम आपको बहुत सारी नौकरियां देंगे, आपको यहाँ का रेजिडेंट बना देंगे। गुरदासपुर से लोग वहाँ पे चले गए, और जाने के बाद भाई उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उनको वही शौच साफ करने की उन्होंने नौकरियां दी। फिर ये जो लड़की थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लड़की ने कहा कि भाई मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उसने MBBS का पेपर जो था वो क्रैक कर दिया। अब जब उसको एडमिशन लेने की बारी आई, तो एडमिशन लेने के लिए उसको कहा गया कि भाई आप जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल लाइए। ये डोमिसाइल लेने गई तो उसको ये कह दिया गया, सरकार की ओर से कह दिया गया कि आपका समाज ये सब चीजें पढ़ने लिखने के लिए बना ही नहीं है, आप नहीं बन सकते, ये लॉ में ही नहीं है, डोमिसाइल हम नहीं देंगे, और जातिवादी आप हमें, और केवल आप शौच साफ करने की नौकरी कर सकते हो। ये उस लड़की का स्टेटमेंट है। लेकिन जातिवादी तो आप हमें, मनुवादी तो आप हमें। हाँ जी। तो ये पाकिस्तान में हुआ, ये आपके कश्मीर में हुआ, लेकिन इसको बताया नहीं गया। कौन बताएगा? आप हम बताएंगे तो हम नफरत फैला रहे हैं जी। हाँ, मैं एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड करूंगा कि समाज के तौर पर मेरे अपने दोस्तों के बीच में बैठकर मैंने इस बात को सुना है, फेस किया। कई उन्होंने कहा, CAA वाली अभी बात चल रही थी, CAA के दौरान मैंने कुछ इस टाइप से कह दिया कि भाई ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि
परसिक्यूशन जो होता है, जो नरसंहार होता है, वो माइनॉरिटीज़ का ऐसे ऐसे स्टेट्स में होता है। आपने 28% बांग्लादेशी जो थे, 22 से 28% के बीच में हिंदू समुदाय होता था वहाँ पर कुछ समय पहले। आज वो 8-9% के बीच में आ चुका है। बांग्लादेश में और पाकिस्तान में 1.5%। और जो सर्वेज कह रहे हैं या फिर वहाँ के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 30 साल में ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो सकता है। वो तो तब हो जाता जब शेख हसीना होती। अब तो शेख हसीना भी नहीं है, अब तो उसको 1/3 कर लो, 10 साल में हो जाए। तो पॉइंट मेरा ये था, मैंने इस चीज को वहां पर रेखांकित किया। मैंने कहा ऐसा होता है, और कोई भी एक सभ्य समाज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नेचुरल हैबिटेट होता है। फॉर एग्जांपल हिंदुओं के लिए भारत है, जैसे है ना, इजराइल वाले जो है यहूदियों के लिए इजराइल है। बिल्कुल। तो वो ऐसे उसको आश्रय देते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है, जो कहीं से प्रताड़ित होते हैं। तो उनका कहना ये था कि भाई हमें नहीं चाहिए, आप चाहे बांग्लादेशी मुसलमान है उनको भी बाहर फेंको, हिंदू है उनको भी बाहर फेंको। ये स्पष्ट बोला, हमें कोई मतलब नहीं है। ये और ये सारे सवर्ण हैं। मैंने अपने सामने होती चीजें देखी हैं, उनको ये चीजें समझ नहीं आती हैं कि क्या इससे एक देश के रूप। अब पॉइंट मेरा यहाँ पर यह आ जाता है कि ऐसे कितने लोग हैं हमारे जैसी सोच वाले, बिल्कुल बिल्कुल, कितने लोग हैं, और सरकारें जो होती हैं वो लोगों के प्रेशर में काम करती हैं। सरकारें लोगों के प्रेशर में काम करती हैं। जो पॉइंट ऑफ व्यू जीत रहा होता है, बहुमत में आ रहा होता है, उसका वो काम कर देती है। ये कोई भी सरकार ले लीजिए, चाहे बीजेपी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, है ना, जो दबाव डाल सकता है वो अपना काम करवा लेता है। समाज के रूप में ये बात हमें सीखनी पड़ेगी कि भाई दबाव अगर नहीं डाल सकते तो कुछ नहीं होना। दूसरा, अभी बांग्लादेश के हिंदुओं की बात चल रही थी, तो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है कि सिद्धांतों पर खड़ा होना क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो अफगानिस्तान के साथ मैच नहीं खेलती है क्रिकेट। रीजन बीइंग, वो कहते हैं साला तुम महिलाओं को एक जानवर की तरह ट्रीट करते हो, हमारे सिद्धांत जो है वो हमें नहीं आज्ञा देते कि हम तुम्हारे साथ खेलें, तुम्हारे साथ इस प्रकार का कोई संबंध बना। साउथ अफ्रीकन टीम को सस्पेंड नहीं किया था आईसीसी ने, 92 तक सस्पेंड रहा। 21 साल संभवतः रहे थे। 1964 के ओलंपिक में जापान में जो हुआ है टोक्यो में, उसमें खेलने नहीं दिया साउथ अफ्रीका की टीम को, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ अभी वाले ओलंपिक में नहीं हुआ। किसने खेलने दिया? राइट। तो पॉइंट ये था कि क्या था अफ्रीका का कारण था अपार्थाइड, जो उनकी एक पॉलिसी होती थी कि अश्वेतों के विरोध में जो पॉलिसी चला रखी थी उन्होंने, तो उनको कहा गया कि इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज करो, उन्होंने नहीं किया, तो उन्हें ओलंपिक में नहीं खेलने दिया। और तो क्रिकेट का बैन 92 तक रहा, 21-22 साल। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये है कि दूसरे देश में क्या हो रहा है, इससे आपको फॉर एग्जांपल जापान को या फिर ऑस्ट्रेलिया को क्या फर्क पड़ रहा होगा? कोई ऑस्ट्रेलियाई अफगानिस्तान में नहीं रहता है, लेकिन आपके सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों के लिए स्टैंड लेते हुए आपने इस प्रकार का एक काम किया है। बेसिकली हमारी सरकार ने, जय शाह ने, अमित शाह ने, मोदी ने ये कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू की जो लाइफ है वो ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से बहुत छोटी है। बेसिकली ये पॉइंट ये है ना कि अगर आप तालिबान तो मिसट्रीट कर रहा है। मिसट्रीट मतलब ठीक है कि तुमको एजुकेशन नहीं लेने, तुम बुर्का पहनो, उसका लेवल अभी भी मतलब वो वायलेंस वाले में हम नहीं कर सकते कि अपने मार नहीं रहे, एक दो को मारा होगा जो उस तरह से उनके शरिया के अगेंस्ट जारी हो, वो बात अलग है। लेकिन मिसट्रीट करना और पोग्रोम, नरसंहार और मिसट्रीटमेंट में बहुत अंतर होता है यार। लेकिन वो फिर भी उस लेवल पे पहुंच नहीं पाया बांग्लादेश। वो पोग्रोम की जो नृशंसता है वो किसी के सिद्धांत से बहुत छोटी। पॉइंट क्या है ना कि वो ये जो जॉर्ज फ्लॉयड जो अश्वेत व्यक्ति जो था, चोर था वो, उसके साथ जो भी हुआ, चलो आपको वो करना है सारा कुछ ये वो ब्लैक्स के लिए या फिर वो जो भी कुछ है, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं अगर कर रहे हो तो। पॉइंट है कि जब आज करने की बात आई तो आज क्यों नहीं कर रहे? हमने अगर वो ऐसा नहीं करते ना पहले, तब हम इतना प्रश्न पूछ भी नहीं रहे होते। अरे चोर का खिलाफ भी था, उसका मामला यूएन में नहीं पहुंच गया, तो भाई चोरों के मामले पहुंच सकते हैं, सामान्य जनता के नहीं पहुंच सकते हैं। और आज ब्लैक्स का जो आतंक अमेरिका में होगा उसको आप देख लो, आए दिन देखने में मिलता है। जब भी आप इस तरह की कोई चीज, ब्लैक लाइव्स मैटर फ्रॉड था, उसका जो चला रहा था 6 मिलियन का घर, वो
कर लिया उसने, हाँ। हाँ। सही बात। वहाँ की तीस्ता शीतलवाड़ वो थी। जो बस। ये 1960 के उसमें अफर्मेटिव एक्शंस और ये सारी जो चीजें आनी शुरू हुई थी ना, उसके बाद से श्वेतों की जो जीवन था, आज की डेट में कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जिसमें अश्वेत आपको नहीं दिखेंगे वहां पर। yes. और सबसे बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स जो हैं अमेरिका में सारे अरे मैं तो अश्वेत बैड बॉयज हैं। देख रहा था अभी। NFL बैड हो बॉय गया, में तो यार NBA हो एक गया। गोरा आदमी नहीं है, गोरा मिलेगा तुम्हें चोर। बैड बॉयज जो है उसमें कहीं, हाँ राइड और डाई ना, अभी जो हाँ, अब latest उसमें है। जितने गोरे हैं सारे चोर हैं, वो गोली मार देता है उसको। वो देख लो ना, वो कौन सी थी, वकांडा वाली फिल्म, वकांडा वाली देख लो। सारे अश्वेत हैं, सारे के क्या सारे नाम था वही उसका? हैं। सुपर मैसी दिखाई है भाई यार देखो, एज अ सोसाइटी Black Panther। Black Panther। एज अ सोसाइटी वहाँ रेसिज्म एग्जिस्ट, लोगों के दिमाग में दिमाग में एग्जिस्ट करता करता है। है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म हो गया है, जो ये साला मिसिसिपी और ये सब हर जगह चलता था कॉटन फार्म्स में, वो खत्म नहीं हुआ है। बट ये ये जो अमेंडमेंट्स आई थी 60 के दशक में, इसके बाद अफर्मेटिव एक्शंस जो लिए गए हैं, इससे बहुत फर्क पड़ चुका है ऑलरेडी। और आई थिंक मेरा यही टेक है इस पर। हाँ, तो मेरे ख्याल से अब अगले मुद्दे पर चलना चाहिए। क्या वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब इस पे केजरीवाल जी ने तो कह दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन छोड़ो, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। अभी उसने ये भी कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का अगला स्टेप है वन नेशन और- नो इलेक्शन। हाँ, अब विनोद कापड़ी जी ने कहा वन नेशन वन इरेक्शन। इन पार्किंग लॉट। क्या वहीं पे इलेक्शन होता है क्या उनका? अरे उनका जियो फेंस है, उस एरिया में जाते हैं, खड़ा हो उनकी जाते जो फेंसिंग वही जाती होती है। मोहब्बती लेकिन बड़े मजेदार जीव होते। जीव होते भी हैं वो। हाँ, तो मतलब क्या, मतलब अगर देखा जाए तो हम सभी ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार रहेगी वो बहुत वीक रहेगी, वो इस प्रकार के डिसीजन नहीं ले पाएगी। पर पहले 100 दिनों में अगर ये पहले 100 दिन में ही होता है, बाकी ये पढ़कर सो जाते हैं। वक्फ और फिर अब वन नेशन वन इलेक्शन होगा कुछ देखिए, नहीं। हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, डाउट हाँ। देंगे, क्योंकि 2019 पिछली बार में ना 2019 के इलेक्शन जीतते 6 महीने में भाई साहब तड़ 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 कर पिछली बार कोविड और फिर सो कोविड हो गए गया, और वे आज कोविड हो गया तक उसका। नहीं, वो आज तक नहीं पास हुए भाई। कहाँ बताओ ना, एनपीआर नहीं हुआ, एनआरसी नहीं हुआ, सीए नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर सो गए। आप पसमानदा कमजोर ये करना चाह रहे हैं। एनपीआर एनआरसी बहुत मुश्किल काम है भाई। वो अब हो गया, अरे मुश्किल यार, था तो नहीं। कभी नहीं था, करना हमेशा चाहते तो होती क्यों थी नहीं यार, मैसेजिंग होती, तुम कैसे उसको पहुंचाना चाहते हो? अब तो CA साला रुला देंगे ये। यार यूं बताओ, अब नसबंदी करना- बहुत मुश्किल था, करवा दिया ना। हाँ, वो जो तो इमरजेंसी करवा ही लगाना देते- बहुत मुश्किल था, करवा दिया ना। वही तो बात है, वो तो करवा देते हैं। इनके लिए 50 सब कुछ बार मुश्किल है। स्टेट की गवर्नमेंट हटाना, देखिए, ये लोग और राष्ट्रपति शासन लगाना मुश्किल होता है। ये ये तो प्रजा- लगा ही नहीं पाए, उन्होंने लगाया ना। चलो वन नेशन वन इलेक्शन पहले समझते हैं कि क्या है। अजीत भाई वहां से शुरू करते हैं, फिर आगे चलते हैं। वो वन, देखो हमारे देश में चुनाव का नाम होता है आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। ये टर्म कहाँ से है? वो 50 से जब से मतलब चुनाव होने लगे, 50, 52, 57 ऐसे करके 69 तक हमको लगता है संभवतः एक ही साथ चुनाव होते, 70 तक सारे चुनाव एक ही साथ होते थे। 70 और तब तक चूंकि एक ही पार्टी थी, बड़ी पार्टी कांग्रेस, तो उसी की गवर्नमेंट मोर और लेस हर जगह हर पे होते, जगह। वो 5 साल लास्ट भी करती थी। फिर जब कम्युनिस्ट आते हैं और क्षेत्रीय पार्टियां जब आने लगती हैं, तो त्रिशंकु सरकारें बनने लगते हैं। उसमें कोई 2 साल चल रही है, वो होने लगता है। फिर वो टर्म गड़बड़ हो जाता है। और इस बात के लिए हमारे संविधान में वैसे प्रावधान ही नहीं थे। सांसदों के लिए प्रावधान है कि यदि बीच में कोई सांसद मर जाता है, उपचुनाव होते हैं, तो नया सांसद 3 ही साल के लिए होगा। वो मतलब नई लोकसभा समाप्त होगी, आप गए, चाहे आप 1 साल के लिए सांसद बने, 6 महीने के लिए। उसी तरह चुनाव का भी वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट यही है। एक तो मोटा कॉन्सेप्ट यह है कि सारे चुनाव एक साथ होंगे, पंचायत से लेकर के लोकसभा तक के। पंचायत का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, ये 4 चुनाव जो है ये एक साथ होंगे। आदमी जाएगा और वो मैनेज करना जो है इजी होता है। हाँ, थोड़े लंबे समय तक वो चलेगा, बट सुरक्षा बलों के लिए ये नहीं कि हर 5 साल में हर साल जो है सुरक्षा बल जो है 5-5 चुनाव होता है हर साल। तो उस हिसाब से वो चलता फिरता, मतलब वो
सुरक्षा के अलावा अब चुनाव करवा रहा है, इस टाइप के काम उसको। तो इसमें यह है कि एक कंसोलिडेटेड वे में एक ही बार हो, और दूसरा इसका कारण यह भी होता है जो ही चुनाव अनाउंस होते हैं, चाहे लोकल इलेक्शन अनाउंस हो, स्थानीय चुनाव मतलब पंचायत के हो गए, जिला परिषद का हो गया, वो हो, विधानसभा और लोकसभा हो, उसमें क्या होता है कि अनाउंस हुआ, आचार संहिता लागू हुई, सारे विकास के कार्य रुक जाएंगे 3-4 महीने तक। मतलब 2 महीने पहले अनाउंस होता है इलेक्शन का, 1 आध महीना इलेक्शन चलता है, तो 3 महीना वो रुक जाता है सब कुछ। तो इसका मतलब हो गया कि अननेसेसरी डिले जो है कुछ प्रोजेक्ट्स में हो। अब मान लो कि जून के महीने में चुनाव कहीं का अनाउंस हुआ और कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है हर जगह पे, फिर बारिश आ गई, बारिश आएगी तो कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होता है बारिश में, आप पुल नहीं बना सकते, कोलतार की पिचेज वाली सड़क नहीं बना सकते, इसका मतलब और 3 महीना उसमें जोड़ दीजिए। तो ये जो अननेसेसरी डिलेज होती हैं उसको थ्योरेटिकली ये लोग वहां पहुंचना चाह रहे हैं, एक बार हो जाए, बात खत्म करो, 4.5 साल जो है अब देश जो है शांति से काम वाम चलता रहेगा। थ्योरी में ये बढ़िया है, प्रैक्टिकली अब मुझे लग रहा है कि एग्जीक्यूट करना इन लोगों के वश का होगा नहीं, इतनी मतलब मारा मारी, क्योंकि छोटे छोटे इतने दल है ना। फिर इसमें एक चीज और आती है कि यार कितनी बार सरकारें 5 साल लास्ट नहीं कर रही। यदि आप देखेंगे तो 30-29 राज्य जो है उसमें मुश्किल से 5 राज्य ऐसे होंगे, मतलब ऑन एन एवरेज 5 सालों में, जो लास्ट नहीं करते हैं अपने टर्म। तो दैट इज स्मॉल परसेंटेज, दैट कैन बी डेल्ट विथ। ऐसा अगर रहता कि 25 राज्य का वो चलता ही नहीं है, तो 2-2 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर जो इनका लॉजिक है ना कि यार बीच में हो जाएगा, फिर इलेक्शन करवाओगे तो फिर जो है पूरा का पूरा मशीनरी लगेगा, पैसा खर्चा ज़्यादा नहीं होगा। अगर 5 सालों में 5 ही चुनाव होते हैं छोटे छोटे स्तर पे एक राज्य में, दैट इज डूएबल, वो कर सकते हैं। बट क्या विपक्ष करने देगा? क्योंकि अभी यार तुम लेटरल एंट्री जब होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो तुम 1 नेशन 1 इलेक्शन तो भूल जाओ। वक्फ के क्या था, एक लाइन में आपको पास करना है, बात ये शरारत क्यों? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री क्यों जाएगा? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तुम आम आदमी से क्यों मंगवा रहे हो भाई? जब बना था 1991 में तो हमसे पूछा गया था, सही बात है, तब तो नहीं पूछा गया था। तो आज उसको निरस्त करने से पहले क्यों? और हम तो अपनी बातें कर रहे, मंदिरों को मुक्त करो, उस पे तुम हमारी बात मान नहीं रहे हो। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट मुसलमानों को ही क्यों दिया जा रहा है? तो समस्या वहां पे। खैर, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन मुझे वही लगता है कि बोल तो रहे, इनसे हो नहीं पाएगा, मुझे नहीं लगता। हो जाए तो बढ़िया। ऐसा है, वो दिलरुबा को खुश करने के लिए छपरी लोग क्या करते हैं, तुम्हारे लिए चांद लाऊंगा, तारे लाऊंगा, लड़की भी खुश हो जाती है, ठीक है, वो ला कुछ नहीं पाता है, तुम्हें सीए लाऊंगा, एनआरसी लाऊंगा, एनपीआर लाऊंगा, हिंदुओं के मंदिर मुक्त करवा दूंगा, ये सब काम होंगे। मोदी जी ने भी तो कहा था कि एक तबका ऐसा क्योंकि 4-4 वाइफ है, या तो इनको भी दो या तो सबकी एक होनी चाहिए। तो हिंदू कितने खुश हुए थे, मजा आ गया भाई, या मोदी दिलवा कर आएगा अब तो और सबको। अरे मतलब वाइफ, अरे यार और फिर तब भी ये भी हुआ था कि गर्लफ्रेंड भी दिलवाओ। हाँ, लौंडे ला रहे तो बहुत खुश हो गए। योजना तो होना ही चाहिए, है ना, गर्लफ्रेंड योजना भी होनी चाहिए। तो नोटबंदी योजना को लोगों ने नोट और बंदी योजना समझा। हाँ, नोट और बंदी दोनों चीज मिलेंगी। तो ऐसा करने का बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे ही राहुल गांधी भी करता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो ऐसा होता है कि उससे, मैं वही कह रहा हूँ कि बौद्धिक ऑर्गेज्म आता है सुन के ये सब चीजें, लेकिन धरातल पे में चीजें उतर नहीं पाती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये चीज हमसे परेशान होकर करी है, क्योंकि हम हर चुनाव के पहले उन्हें कमजोर कर देते हैं। उन्होंने कहा साला चुनाव ही एक साथ करवा दूंगा, फिर ये 4.5 साल तक कुछ ही कहते रहो, मेरे में कमजोरी नहीं आएगी। तो उस कमजोरी से बचने के लिए मुझे लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। लेकिन इसमें हम जैसे जो लोग हैं, हम बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे, देश का पैसा बचेगा, मैं मानता हूँ, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। नहीं, ये बात अंकुर भाई नहीं है, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। हम कितने इलेक्शन डिस्कस करते हैं? सही बात है, मैक्सिमम तो हम करते हैं। अरे वो मजे में बोल रहे हैं। मैक्सिमम कितना? हरियाणा चुनाव हो रहा है तो हम बंगाल को करा, हमने बिहार को करा, यूपी को करा। बंगाल बहुत वोलेटाइल है, बंगाल को कवर करने का अलग रहता है। तमिलनाडु चुनाव, लेकिन इस बार हमने तमिलनाडु में
वो कौन है वो IPS अन्नामलाई। अन्नामलाई के लिए खूब बात की। आपने आम चुनाव में किया, जब तमिलनाडु के अपने चुनाव होते हैं आपने कितना डिस्कस कर नहीं, लिया। उसमें सनातन आपने वाला मुद्दा उठा था। तेलंगाना का यार वो एक अलग बात है, वो मुद्दा उठा तो आपने कवर किया। हिमाचल वाले में हमने मुद्दा उठाया था कि बीजेपी वालों ने 21 को वो नहीं दिया है, भाई टिकट नहीं मुद्दा दिया। अलग बात है, अब देखिए चुनाव इसमें अलग बात। थोड़ा झारखंड सा में और जो ग्राउंड फ्लोर जो ग्राउंड रिपोर्टर्स जो होते हैं वो हिंदी बेल्ट में जाते हैं। हाँ, नहीं, हम लोग देखो, बली ना जाए। देखो यार ये इलेक्शन का मुद्दा ही एक मुद्दा नहीं, ये आप मतलब है तो आप सारे कोई भी किसी का जर्नलिज्म का बैकग्राउंड नहीं है। न्यूज का नेचर क्या होता है ना, घटनाएं घटती रहती आप हैं। कितने लाख करोड़ बच समझे? जाएंगे ये नहीं बताया आपने। हाँ? कितने लाख करोड़ बचेंगे देश में वो भी थोड़ा बताओ। नहीं नहीं कितना मैं बोल रहा बचेगा? हूँ कि देखो नहीं पैसा ये तो मुद्दा बचेगा, है। पैसा पहला मुद्दा बचेगा। ये नहीं, है कि यार, हमारे पास पैसा देखो, बचेगा बहुत ज्यादा। नहीं नहीं खाली पैसे की बात नहीं है, एक और कारण भाजपा ये क्यों नहीं होने देगी पता है, क्योंकि भाजपा नेताओं की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इलेक्शन मैनेजमेंट की, Yes. वही लोग इसके अगेंस्ट में वोट करेंगे। मोदी जी हाँ मोदी जी करेंगे, चुपके से नो दबा देना है, मैं वही तो कह रहा हूँ सब ना। आएगा। तो जो भी है मतलब ये मेरे को पर्सनली अगर बात करो, अगर मुद्दे के रूप में बात करो, पुल ऑफ होता है नहीं होता है वो एक अलग बात है, पर एक मुद्दे के रूप में बात करो बहुत अच्छी चीज है, हाँ। होना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब इसमें दूसरी बात जो आ जाती है वो ये आ जाती है भाई कि अगर मतलब बीच में, अभी अजीत भाई ने बोला था बीच में अगर सरकार टूटती है तो क्या करोगे। कोई त्रिशंकु कहीं पे आया रिजल्ट, वहां पे आपने मिली जुली सरकार बना ली, 2 साल चली, टूट गई, अब क्या करोगे। फिर उसके साथ मिल जाएंगे। तो बिहार में ही नहीं, होता है। तो यहाँ पे अगर वहां पे नहीं, चुनाव नहीं। अगर नहीं, वहां नहीं, पे उसके लिए रूल है। अगर वहां पे चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ती है हाँ। तो भाई 3 साल के लिए बनेगी, 5 साल के लिए नहीं बनेगी। हाँ। ये रूल बनाना वर्ल्ड कप चाहिए। की तरह होता बनाना है। चाहिए नहीं, वो अरे है वही उसमें। है भाई, हाँ, वही वही। प्रोविजन, वर्ल्ड कप की तरह ही होना चाहिए कि इस साल वर्ल्ड कप है तो है, बस बस उसी टाइम पे ही आएगा। ऐसा ही एग्जैक्टली करना वही है। और मेरा पर्सनल यही मानना है, देखो जो जिन पॉइंट्स पे क्रिटिसिज्म है वो है, पर जिस दिन 240 आई थी तो उस दिन मैं सब भूल गया था। ऑनेस्टली उस दिन भी हमने यही बात की थी कि अब भूल जाओ। 240 आई थी, अब ये दिवा स्वप्न दिखाए जा रहे हैं, ये वक्फ वाला या ये जो भी है, मजे लो सुन कर। पर मेरा पर्सनली नहीं मैं ऐसे मजे नहीं ले रहा। मेरे को ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे इसको कर देंगे इम्प्लीमेंट, क्योंकि 240 दो धारी हो गई भाई। 240 से एक तरफ ये लगता है क्या ये बड़े डिसीजन ले पाएंगे, और दूसरी तरफ है कि 240 है इनको लेने पड़ेंगे ताकि ये राइट जो फिर से भटक उभर गए गए हैं इनसे जी। वो फिर भटके हुए युवा जो है मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, अब की बार फिर हो से जाए। मोदी तो सरकार। पॉइंट यही है। मैंने तो यही सोच लिया था। मैं आई थिंक हम जब नीचे गए थे मैंने आपसे भी यही कहा था कि अब ये कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे एक भी। लेकिन जो वक्फ वाला इन्होंने डिसीजन लिया है वो कब इंप्लीमेंट होगा, मेरे को लगता है कि अगले साल ये कर देंगे उसे इंप्लीमेंट, पर थोड़ा सा समय लेंगे चीजों में। लेकिन ये बहुत बड़ी लकड़ी है वक्फ वाली जो है ना, वो ये अरे हमारी तपस्या में कमी रह गई है, यही आएगा स्टेटमेंट, चाहे देख लियो। चलो देखते हैं, मुझे लगता है कर देंगे। मेरे को लगता है वक्फ का तो हो जाएगा, मुझे लगता है हो जाएगा। चलो चलो ठीक है। और ये अलग ही लेवल पर कैसे मारते हैं भाई। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसका मामला थोड़ा लंबा जाएगा। ये डिलिमिटेशन और ये सब जो हाँ, 2026 वाला मामला, उसके बाद के मामले जाएंगे। ये इन्होंने उठा तो दिया है अभी, पर ये थोड़ा सा लंबा खींचेंगे इसे। इसको उठाने का तात्पर्य भी अभी ये था कि इसमें टाइम लगने वाली चीज है, तो इसको लगते लगते होते होते जो भी है, मैं पर्सनली इस चीज से थोड़ा ठीक है मेरे लिए कि भाई एटलीस्ट ये ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे किसी भी मजबूरी में उठा रहे हैं, तो एटलीस्ट ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनको मैं तो भूल चुका था ऑनेस्टली। चलिए समर्थन मोदी जी को इस बात में। हाँ, वन नेशन नहीं तो मुझे राज्यसभा भेज दे तो मैं भी यस में ही जाऊंगा, चाहे सपा ही भेज दे मुझे, लेकिन मैं तो इसमें वन नेशन में चुपचाप ऐसे करके हाथ रख के ऐसे दबा दूंगा। होना तो चाहिए, देश का मतलब बहुत स्रोत जाता है इसमें, भाई हमें भी बार बार भागना पड़ता है। भाई 5 साल आपके ये देख लो ना, अभी दुनिया के कितने देशों में वन नेशन वन इलेक्शन टाइप की चीज है। साल में मतलब 20 बार यहाँ ना खून पॉलिसी लग जाएगा। मेरी तो अपने खून के साथ ही मिट्टी है, आपके तो मिट्टी भी नहीं थी। आपके नॉर्डिक नेशंस ले लो, यूएस में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट वहां भी ज्यादातर चुनाव एक दिन हो जाते हैं, है ना। और एक डे उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कुछ अच्छे से मौसम में, शायद मंगलवार का वो दिन होता है, 24 नवंबर या ऐसा कुछ है, होता है। और होना तो उन्हीं दिनों चाहिए। हाँ, वो
थोड़ा सा यहाँ पे गर्मी होती है। हाँ। और ऊपर से क्या है कि ये इंडोनेशिया में माहौल बिगड़ गया था, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग चुनाव हो रहे थे, राज्य के अलग, केंद्र के अलग। उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है अभी कुछ समय पहले ही। तो ये भारत में भी होना चाहिए और हो सकता है, डुएबल है। बांग्लादेश में शायद एक ही बार होता है। अभी आपने समाजवादी पार्टी की बात करी तो समाजवादी पार्टी 17-18 में कह रही थी कि हाँ बिल्कुल, अखिलेश ने खुद ने कहा था कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत मजेदार चीज है, और ये हम समर्थन करते हैं इस चीज का। अखिलेश ने कहा था ना, आज पलट गए हैं भाई साहब। क्या कर रहे हैं आपके अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी ऐसे ही, अध्यक्ष जी अपना, अध्यक्ष जी का ठीक है अपना, क्या बोला पी जाए। के बोल दी होगी। हाँ, नहीं पी के नहीं, वो खा के पी के खा के नल खोला होगा, पी लिए होंगे कुछ तो अपना जो भी है। बट मैं देखिए हमने जल पीने की बात की है, कुछ आप क्या समझ रहे हैं? वो तो नल से जल नहीं, टोटी से तो जल ही निकलता है। जी नहीं, मैं अध्यक्ष जी के खिलाफ कुछ न बोलूंगा न सुन सकता हूँ, क्योंकि ये अभी आशान्वित है। अरे भाई भाजपा नहीं देगी, सपा कम से कम सपा तो दे ही दे देगी, भाई। बिल्कुल। हाँ, और इतने दिनों से पैसे भेजती रही है। लोग कहते हैं मैंने बंगाल चुनाव भाजपा को हराया, 240 करवाने मेरा बहुत हाथ है। नहीं, और उधर ये समाजवादी पार्टी तो के भी पे करेगा ना भाई मुझे। 30+ आपने समाजवादी पार्टी करवा दी उत्तर प्रदेश में, तो भाई जो घटा इधर से यूपी में वो जुड़ा ना कहीं पे भाई। इसके लिए मैं काम ये कर रहा देखो था। ये बहुत बड़ा मामला है। ये साला यूपी में नहीं घटा है, हमें तो हरियाणा का अब पता चला है। अभी जब हम वो पढ़ रहे थे, हरियाणा में भी इनको साला यही सेध गया। वही मामला जो यूपी में हुआ है वही हरियाणा में हुआ है। चलो मेरे ख्याल से अब हरियाणा से मार्शल कम्युनिटी जो दूसरी है हमारी इजराइल वाली तो उसके ऊपर आते हैं। जो अच्छा वो जो यादव हैं वहाँ के हाँ, तो यहूदी में य और द है। ओहो, ये यादव बात में भी है। है। वैसे क्लेम तो भूमिहार करते हैं, भूमिहारों हम लोग को बेगूसराय में वैसे हम लोग को यहूदी बोला जाए। वैसे तो टोटल ब्राह्मण ही यहूदी है। यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या है भाई, अभी यहूदी जो है ना, इट इज इन, इसलिए सबको यहूदी बनना है। मेरे को यहूदी बनना है। जैसे वो नहीं था अरशद नदीम, उसको राजपूत को बना रहा है, कोई जो है जाट बता रहा है, तो उस तरह से गुजर भी है वो, गुजर भी है वो। अरे यादव भी था, सब था, जाटव भी था, सब था वो, सब सारी कम्युनिटी थी। वो कह रहा भाई मैं तो मुसलमान है। ऐसे ही मुझे भी, मतलब ये जाट है, ये है, ये है, मैं 36 बिरादरी के नाम आ चुके हैं। तो आप भी भाला फेंक ही दो फिर। ठीक है। तो इजराइल में जो अभी हुआ, इजराइल में नहीं, लेबनान में हुआ। इजराइल ने जो किया, इजराइल ने जो किया, Allegedly इजराइल ने जो किया, नहीं अब तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। अरे भाई उनके स्पेशल फोर्स के वो आए, हाँ, वो कहा था कि अब तुम साले ये तो टट्टी स्टेज करते 2 हुए भी है। डरोगे। बोला ये स्टेज 2 है और हर स्टेज पे इंटेंसिटी हम बढ़ाते चले जाएंगे। नहीं तो उन्होंने कहा है ना, अब आप शौचालय जाते हुए भी डरोगे, ये बोला है। और शौचालय छोड़ो, भारत के मूल्य, जिस स्वर की आपने बात की थी, और जो दतैल है, खुरपी जैसी जिसकी दांतें हैं, उन सब की ऐसी फटी पड़ी है भाई। वो एक ट्वीट तक नहीं लिख रहे हैं कि हमारा ही मोबाइल कहीं ना सारा ट्वीट पे पोस्ट का बटन डाला और बूम हो जाएगा, बीप बीप बूम हो जाएगा उसका। तो जैसे ही इजराइल के बारे में कुछ गलत लिखा, बूम। मुझे तो लग रहा है इन लोगों ने पूरा गाजा वाला पोस्ट डिलीट मार दिया, वो डर के मारे साला फटती है किसी दिन। तो भाई सारी टेक्नोलॉजी भाई इनकी हमारे सामने चोंच हिलती है इनकी। ये देखो ना, मतलब अजीत भाई आपने वो भी किया था, मैं देख नहीं पाया उसको। भाई मेरे को ये तो पता चला आपने इसके ऊपर 2 शो किए हैं। हाँ, कल और परसों दोनों डिमोनेटाइज कर दिया दोनों। एक में मैंने उसके अंडकोश ऐसे पकड़े हुए थे, वो कल डाला मैंने फोटो, उसको सारा डिमोनेटाइज कर दिया। उसमें छोटे छोटे बाल थे, इस वजह से किया ऐसे कर कार्टून था यार। मुझे नहीं, बालों की वजह से किया है, पता नहीं। पुलकित ने बोला कि सर आज भी डिमोनेटाइज। आप बोला छोड़ो साला, पैसा बाद में कमाए, पहले हाथ मजा बोला उसमें। तो क्या हुआ, इन्होंने 3 महीने से ना ये मोबाइल यूज करना बंद कर दिया था।
कि हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे, इजराइल मोबाइल फोड़ देता है। पेजर पे आते, पेजर पे नहीं, मोबाइल फोड़ता नहीं, मोबाइल सर्विलांस पे रखता है, सब कुछ सुन लेता है, ड्रोन से मार देता है उसके वही ना, अंदर। मतलब मोबाइल के थ्रू वो सारी चीजें करके फोड़ देता है, हमें फोड़ देता। तो हम पेजर पे आते हैं, पेजर पे इन्होंने पेजर ही फोड़ दिया। पेजर तो नहीं फोड़ा तो कुछ और मेरे को ये समझ में नहीं आया, वो मतलब टॉयलेट की सीट के ऊपर वो सीट पूरी फटी हुई देख रहे ना, वो लेबनान का नहीं है वो। अच्छा, वो ऐसे ही मतलब है कि तुम्हारी फोड़ेंगे और कहाँ फोड़ेंगे वो देख लो, ये भी ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, तो मतलब मैं वही पूछ रहा था कि भाई पहले ये फटे होंगे कि इनकी फटी होगी? नहीं यार, उस अब पे तो आया इनकी ना फट रही है। 72 हूर कॉलिंग, खुश हो गया, बूम उड़ गया, 8 साल आधा उड़ गया, किसी ने मतलब देखा नहीं तो यहीं पे उड़ गया, अधिकतर का तो यही उड़ा है। तो अब बेचारे हूरों के पास इसीलिए पता चलता है हूरे वर्जिन ही रह जाती है। वहां जाएंगे क्या सामान ही उड़ जाता है यही। और भोजपुरी में एक गाना भी, सामान ने चौकारे की चौप घोपता रे, ऐसे करके है एक गाना, समियाना चौप दबो ढोरिए हम गोप। ये साला ढोड़ी का क्या चक्कर है भाई? ढोड़ी मतलब भोजपुरियों की जो फैंटेसी है वो साली ढोड़ी में गाई जाती है, टूंडी ही की चाहिए। क्योंकि ढोरी के नीचे वाले का नाम बोल नहीं सकते गीत में, तो वहीं पे जाते हैं। तो ढोरी बा फुलवा कटोरी नियन, समझे कि तुम्हारी नाभि जो है वो पीतल के कटोरी जैसी है, इस तरह से। तो ये उपमाएं भोजपुरी कवियों ने दी है। मतलब हमारे जो पुराने कवि हुआ करते थे वो मृग नयनी आंखों के ऊपर लिखते हो ढोड़ी 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 के ऊपर क्या है, यही चल रहा है। हमने चोली के पीछे क्या है बनाया था, इन्होंने ढोड़ी के नीचे क्या है बना दिया है, ढोड़ी के ऊपर क्या है बना दिया है। हिंदी गाने तो उससे और भी सड़े हुए होते हैं, लेकिन उसकी एक स्वीकारिता हो रखी है तो वो अश्लील नहीं मानी जाती है। I wanna fuck you ये चलेगा, दिस इज कूल। वो तो खैर चलते हैं, जो इनकी गेंदें जो फटी और फूटी है तो उस पे हाँ बढ़िया टेक्नोलॉजी है, अच्छा है। और तो इजरायलियों ने तो उनकी गेंद फाड़ी भी है और गेंद फोड़ी भी है। एक गेंद फाड़ी, वो गेंद आप समझ लीजिए जिसको गांव के साथ थोड़ा सा वो राइम वाइम करता है, तो वो फटी, और जो फूटी है तो गेंद जो होती है गेंदे वो जो है फूट गए। एक और एंगल है इस पे, चूंकि हिजबुल्लाह जो है ना शिया मुसलमानों का ग्रुप है, तो भारत के जो सुन्नी लोग हैं उन्होंने तो भले मरने दो साले, ठीक है भले मर रहे साले, सब काफिर शिया काफिर इस टाइप का जो करते हैं, तो वो भी एक एंगल है। दूसरा उससे बड़ा एंगल मुझे लगता है इनकी फटती बहुत ज़्यादा है इजराइल से। इजराइल नाम सुनते हैं बोलते ना भाई उस गली मुझे जाना ही नहीं है। और इजराइल अपने दुश्मनों को भूलता भी नहीं है जी। और इजराइल एम्बेसी जो है भारत में बहुत सक्रिय है। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ के बुल्लियों के ऊपर सारे बीप कर देना और उसके ऊपर उनकी निगाह नहीं रही होगी कि ये मादर सब क्या, ये भी बीप कर देना वो क्या लिख और बोल रहे हैं, तो इस कारण इनकी फटी पड़ी होगी। इन सब के मतलब अगर आप देखोगे इजराइल के बारे में, गाजा के बारे में, सौरभ भास्कर का तो मतलब जो मेन पिंड ट्वीट है वही गाजा के बारे में, या जो उसकी बायो में लिखा हुआ है वही गाजा के बारे में लिखा हुआ है उसने। तो ये सब लोग गाजा के बारे में, इजराइल के बारे में कुछ भी इतना सा भी होता था ना, दे के ट्वीट फेल के मारते थे। मतलब इतना सा हुआ 10 ट्वीट, 15 ट्वीट। जब से हिजबुल्लाह वाले खत्म किए इन्होंने, पेजर फोड़े इन्होंने, तो पेजर में जैसे ही शैलोम का मैसेज आया वैसे ही उसके बाद से अभी तक इन्होंने एक ट्वीट नहीं लिखा है। 2-4 रीट्वीट तो किए हैं पर ट्वीट एक नहीं लिखा है। क्यों? देखो ऐसा है, पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सब कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का उद्भव ही वहां से होता है। दूसरी बात कि जैसा कि ना हम भी हैं, मतलब ये रफाल लेते हैं, चिनूक लेते हैं, कुछ भी टेक्नोलॉजी हम बाहर से लेते हैं ना, उनमें भी कहीं ना कहीं हम लोगों को ये ध्यान तो हमेशा रहता है कि इसको कभी भी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आई तो वहीं से ही है और उन सबको पता है कि इसको हमें आपात स्थिति में कैसे मोल्ड करना है या मॉडिफाई करना है, और उनके पास में हर चीज का रिमोट है। ये बात सबको पता है। टेक्नोलॉजी का काम नहीं है ये पता क्या है, हैकिंग का, जासूसी नहीं, ये मामला ही कुछ और है। हाँ बताओ। इन्होंने क्या किया,
ये जो हिजबुल्ला वाले थे, अब ये क्या करते हैं, इन्होंने कहा मोबाइल ना यूज करके पेजर यूज कर, तो पेजर खुद थोड़ी बनाते हैं हम। हाँ, तो कहीं से लेंगे। हाँ, तो वो बनता ताइवान में। हाँ। तो इन्होंने क्या किया है, मोसाद वालों ने वो जिस कंपनी से ये पेजर मंगवा रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, जितना भी इन्होंने कराया, उस कंपनी में एम्प्लॉय लग गए। ठीक है, उस कंपनी में एम्प्लॉय लग गए प्रोडक्शन यूनिट में जहां प्रोड्यूस हो रहा था, और उसमें हर यूनिट में 3-3 ग्राम एक्सप्लोजिव लगा दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ। 3-3, ये कोई कंपनी है, एक पर्टिकुलर कंपनी है, हाँ। ओमेगा, क्या नाम है पता नहीं, अपोलो गोल्ड, अपोलो गोल्ड, गोल्डन अपोलो, Right. ऐसे ही है। ऐसे कुछ अपोलो गोल्ड। ये तो खाली पेजर का। वॉकी टॉकी जो अगले दिन फटा है, वो जापान 10 साल पहले वो कंपनी जो है बनाना बंद कर चुकी है। उसका बैटरी भी कुछ वर्ष पहले बंद हो चुका है बनना। तो ये प्लानिंग 3 महीने पहले की नहीं है। हाँ, ये प्लानिंग हो सकता है कि इन्होंने बहुत पहले बिल्कुल बिल्कुल कर बिल्कुल। रखी हो, और वो इन चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। जब ये एग्जीक्यूट तब हुआ है जब हिजबुल्ला वालों ने 12 बच्चों को फुटबॉल फील्ड में, वो जो ड्रूज ज्यूज या ऐसे ही कुछ होता है, इजरायली बच्चे और छोटे सब नाबालिग बच्चे थे, 10 साल 12 साल के बच्चे थे, वो फुटबॉल ग्राउंड पे मार दिया, मिसाइल स्ट्राइक किया था। तो उसके बाद से ये सोच रहे थे कि एक दिन प्लान करके इनको जो है बढ़िया सी याद दिलाया जाए। उनका यार सोचिए, देखो, मोसाद कम्युनिटी, का- इतनी छोटी सी कम्युनिटी जब एक साथ जुड़ती है, हाँ, दिमाग वाली कम्युनिटी, तो ये होता है कि साला 150 करोड़ दुनिया में है, कुछ नहीं कर पा रहे इनका। हाँ, भाई मिला भी सकते हैं। दिमाग आपसे ज्यादा किसमें है? और हिंदू आज की डेट में साला नौकरी ढूंढ रहा है कि ये करे, अरे भाई नौकरी नहीं मिल रही, अरे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। हम ये कल इस लड़के ने एक ट्वीट किया था, मेरे को बड़ा पसंद आया, क्या नाम है इसका, अपना ये हिंदू कैफे वाला क्या नाम है, कौशलेश ने ट्वीट करके ये चीज लिखी थी कि हम अपना जो मस्तिष्क है उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मस्तिष्क के प्रयोग से इजराइल, और वो सिर्फ मस्तिष्क का प्रयोग भी नहीं है, एक आइडियोलॉजी के रूप में जो ये हार्जी नाम का बंदा था 1899 के आसपास, इसने जो जायनिज्म की एक अवधारणा लाया था, हाँ। वो जैसे हमारे यहाँ हिंदुत्व की होनी चाहिए, वो जायनिज्म की अवधारणा ने इनको एक देश बनाया, और एक यूनिट के रूप में, चाहे मसाला पक्ष हो, विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, कोई भी हो, जहां गवर्नेंस की बात आएगी वो लड़ेंगे, जहां इजराइल की बात आएगी वो कहेंगे बेटा पूरा अधिकार है, साला भाई वहाँ पे ऑपोजिशन भी वो उससे ज्यादा साथ है। हो गया। यहाँ पे वो तो ज्यादा हम खतरनाक है। एक स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक एक करते हैं हम, बस। तो यहाँ पे ऑपोजिशन पागल हो जाता है, ये इसका प्रूफ दिखाओ, इसका ये करो, आपने तो नहीं किया है, ये गलत कर सरकार दिया इतने है। दबाव में आ गई कि फिर स्ट्राइक ही नहीं भाई करेगी। पॉइंट एक और भी है इसमें। मैं फिर एक बार यहाँ पर मेरा किसी से वार्ता हो रही थी, वो कह रहे हैं कि साला हमारी फौज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो कह रहे हैं साले झूठ बोल रहे हैं, तो कौवे मार के आ गए, वहां कुछ नहीं हुआ। ये हमारे लोग कहते हैं ये बातें, जस्ट बिकॉज आपको एक व्यक्ति से नफरत है, ठीक है, सरकार में जो बैठा है उसकी वजह से साला फौज पे प्रश्न उठा दो, 10 इंस्टीट्यूशन पे उठा दो, पता नहीं क्या। तो ये सब कुछ जो होता है ना, समाज पे भी डिपेंड करता है। जैसे ही समाज शक्तिशाली हो जाता है, सरकारें ना दंडवत होती हैं फिर। बिल्कुल 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 वही तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से अगला टॉपिक भाई फिर से वही अपना हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस। पहले जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, फिर थोड़ी हरियाणा की बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में जो देखा जा रहा है भाई, वो ये देखा जा रहा है कि वहां पे 370 हटने के बाद बदलाव हुआ, लेकिन अब लोग बदलाव के लिए वोट नहीं करेंगे, लेकिन बदलाव के लिए वोट करेंगे। समझ में सबको आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बदलाव जो आया उस बदलाव के लिए वोट नहीं है, लेकिन जिस सरकार ने बदलाव लाया उस सरकार के बदलाव के लिए वोट है। यस यस यस। तो इसको कैसे देखते हो? मतलब कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, शांति ले आओ, अब तो भी वोट देखिए, नहीं मिलेगा। अभी हम और अंकुर भाई आ रहे थे, तो हम एक मजहब है, उसमें एक प्रथा है, वो मजहब के कुछ जो बड़े लोग होते हैं वो संबंध विच्छेद के बाद उसका लाभ उठाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यार बदलाव किया मोदी जी ने, बोला कि नहीं नहीं ये इनह्यूमन है, अमानवीय प्रथा है, ये सब जो है। तो फिर मोदी जी को उन्होंने 772 सीटें जो है वो उन्होंने दे दी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि वो तो देंगे ही, क्योंकि
उनके जो मजे का एक स्रोत हुआ करता था वो मोदी जी ने कानून बना के बंद कर दिया जी। कि उनको भाई मजा आता था इस बात में। उन्होंने तो आपसे बोला नहीं कि भाई ये बंद करवा दो, आप खुद ही सरपंच बने बैठे, नहीं 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 प्रधान हम जो है बंद करेंगे। तो वही 370 का तो चलो दूसरे इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन बाकी चीज वहां के लोग को सिनेमा हॉल नहीं चाहिए, वहां के लोग को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, वहां के लोग को चाहिए कि पूरे भारत में 10 रुपया यदि सब्सिडी में खर्चा होता है तो हम पे 110, तुम 11 गुना ज्यादा करो। उनको ये चाहिए कि भारत से पैसा आता रहे। भारत में जानबूझ के कह रहा हूं क्योंकि वो अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते। उनको ये चाहिए टूरिस्ट आए खाली पैसा दे, सर्विस एक्सपेक्ट ना करे। ठीक है, टूरिस्ट का पासवर्ड जो है, एक डाउनटाउन में होटल था उसमें मैं रुका था, पासवर्ड वाईफाई का था FO1234, फक ऑफ 1234। तो इस तरह से वेलकमिंग है वहां की मुसलमान जनता। और वहां तुम कह रहे नहीं नहीं विकास आएगा, तो भाई विकास का नाम कुछ रखो, वो उर्दू में रखो नाम, वो अगर आएगा तब ठीक है, नहीं तो वो नहीं चलेगा। उनको नहीं चाहिए भाई, तुम उसके थ्रोट में डाले हुए डीप थ्रोट किए जा रहे हो, उनको नहीं, दे आर नॉट एंजॉयिंग इट। हाउएवर तुम BDSM या जिस भी तरीके से करना चाहोगे, दे डोंट वांट इट, दे वांट इट स्मूथ। जैसे चल रहा था उनको चलने दो भाई, तो बस अपना तेल वैसलीन जो भी है उससे चला, तुम बिना काम का इतना क्यों मतलब फालतू में खर्चा क्यों कर रहे हो? आप कश्मीर में चाहते हो कि हर्ष उल्लास रहे, पर वो कहते हैं कि हर्ष ना रहे, केवल उल्लास रहे। हर्ष हमें नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली हर्ष तो अगर वहां पहुंचता भी तो उसकी स्टोनिंग कर देते हैं। तमिलनाडु के गए थे ना, एक परिवार अकेला ही बच्चा था, स्टोनिंग करके खत्म कर देता। अरे आधार कार्ड देख के गोलियां मारी इन्होंने, सिख महिला टीचर थी उनको मारा है। ये तो आपको, जो मैं अपने बहुत सारे हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, बहुत साथी हैं जो किसी टोपी वाले को बुलवा देंगे, टोपी वाला कहेगा ओवैसी गलत है, कांग्रेस गलत है, मोदी जी जिंदाबाद। मैंने कहा ये आप सबको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि वो 100% कम्युनिटी एक है। कोई एक निकाल लाते हो क्योंकि उसने भाजपा ज्वाइन कर रखी है और उसके मुंह से ये सब बुलवाते रहते हो। कश्मीर में ये लोग जाते हैं वहां से एक दो बार ये लोग भाजपा वाले फंसे भी तो है। बुरका में अपने लौंडों को भेज दिया था। अपने समझ में देखो कितने मुसलमान हमारे समर्थन में यार। और फिर बाद में पता लगता है ये कश्मीर से भी आया है कि अरे देखो ये अनंतनाग बारामूला टाइप जो है जिले वो तो हैं, लेकिन बाकी लोग तो तरक्की चाहते हैं। फिर वो शैला रशीद खड़ी करी गई। शैला रशीद कह रही है कि बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि सारी फैसिलिटीज लेने के टाइम पे वो गरीब भी बनेंगे, लाइन में भी लगेंगे, सारे काम होंगे। जैसे वक्फ एक्ट पे JPC आई है, उसके बाद में हर एक ने वक्फ के सपोर्ट में ही वोट किया है, चाहे वो पसमानदा हो चाहे अशराफ हो। वहां के लोग भी वही हैं कि यार वो तरक्की फरक्की करेंगे और ये फिर भी करेंगे। मान लो कि अगर हम अपना 370-35 से वापस भी चाहें तब भी ये करेंगे। हम इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान में झंडा फहराएंगे तब भी करेंगे, क्योंकि मोदी को वो कीड़ा है, भाजपा को वो कीड़ा है। और ये नहीं, अटल जी को भी था, अटल जी को भी हमेशा यही रहा। यहाँ इतना पैसा नहीं देते थे। इवन बिहार एक अलग उसकी सॉरी क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल स्टेटस की डिमांड करता रहा, पैसे मांगता रहा, नहीं मिले। उससे बहुत ज्यादा इन लोगों ने जम्मू कश्मीर पे खर्च कर दिया। वहां का जो मुसलमान है वो अपनी कोर आइडियोलॉजी के साथ चलता है, ना कि आपकी आइडियोलॉजी के साथ चलता है। क्योंकि आप त्रिपुंड लगाते हो, क्योंकि आप गणेश पूजा करते हो, क्योंकि आप राम मंदिर के भूमि पूजन करते हो, उसके इनॉग्रेशन में शामिल होते हो और तुम कहते हो कि इस पर हमें गर्व है। वो आइडियोलॉजी का देखो, ये तो सभ्यताओं का टकराव है और इसमें कोई देश और सीमाओं की बात ही नहीं है। वो तो लोग साफ कहते हैं भारत माता, हम पहले उसको कहते थे जो अफगानिस्तान तक था, फिर उसको कहने लगे जो पाकिस्तान तक था, अब हम इस हिस्से को कह रहे हैं। और जहां पर हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग है वहां हम भारत माता की जय भी नहीं बुलवा सकते। ओवैसी को देख लो ना, वो कहता है कि हमारी गर्दन पे कटार रख दोगे तब भी नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उसने उनको जरा सा भी नहीं कहा कि किसने तेरी गर्दन पर कटार रखी है, या उसकी गर्दन पर कटार रख के खुद नहीं कहा कि आज के बाद तो पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेगा। ऐसा कई बार हो चुका है कि उसकी सभाओं में उसी के लोगों ने उसी के सामने पाकिस्तान के लिए नारे लगाए हैं, लेकिन उसने नहीं कहा। फलस्तीन के लिए नारे लगे हैं, आपने सही बात कही है, लेकिन पाकिस्तान तो दुश्मन देश है, उसके लिए लगे, लेकिन ये कभी मना नहीं करते, क्योंकि उनके लिए क्या है कि उनका उम्मा ही उनकी बॉर्डर है, वही उनका वो देश है।
500 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जहां पर मुस्लिम बहुल हो चुके हैं, जहां पर आप अपने रिचुअल्स नहीं कर सकते अगर आप वहां रहते हो अल्पसंख्यक होने के नाते। और ये वो लोग हैं जो भारत में अपने आप को बहुसंख्यक होने के बावजूद भी अल्पसंख्यक कह करके अल्पसंख्यकों वाले अधिकार आपके हलक और नीचे डंडा देकर भी लेते हैं। वो कम्युनिटी आपको अपने स्टेट में कैसे जितवा देगी जहां आज तक एक हिंदू सीएम नहीं बना, जहां आज तक पाकिस्तान की तर्ज पर ही वाल्मीकि समाज को केवल और केवल सफाई के लिए लगाया जाता रहा, जहां पर आप पाकिस्तान की तरह ही जमीन नहीं खरीद सकते। और वे इतने ही इंडियन हैं, वो इंडियन है, मैं नहीं कहता कि वो इंडियन नहीं है, लेकिन वे भी जहां तक चलता है यस वहां है 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। इंडियन मुजाहिदीन वाले इंडियन है वे, वो भी तो इंडियन है। बस उतने ही इंडियन है वे, उनका और कोई मतलब नहीं है। तो आप इलेक्शन के बाद में देख लेना, वो आपको पता लग जाएगा। जिस स्टेट में 2%, 5%, 4% वोटिंग होती थी, वहां पे 60% वोटिंग अगर हो रही है तो ये अमूलचूल परिवर्तन आप लेके आए हो। और ये 60% वोटिंग आप इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि वो अमूलचूल परिवर्तन आया है। लेकिन आप चाहते हो कि हमें ये अमूलचूल परिवर्तन नहीं चाहिए, हमें सरकार बदलनी है, हमें वापस से ये लोग चाहिए। जब हमें वापस मतलब एक से पूछा, वो अर्चना तिवारी ने आई थिंक पूछा था किसी से कि नहीं, लल्लन टॉप ने ये पूछा था कि कौन सा काल सही था इससे, 370 से पहले वाला या 370 से आगे वाला, अब का वाला। तो उसने कहा कि पहले वाला अच्छा था। उसके पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था, उस बच्चे ने कहा कि नहीं, ये अर्चना तिवारी ने ही पूछा था। तो अर्चना तिवारी ने उस बच्चे से पूछा, बेटे तुम स्कूल जाते हो? तो उसने कहा हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। रोज जाते हो? कहते हाँ रोज जाता हूँ। पहले रोज जा पाते थे? कहते नहीं, 3-3 महीने की छुट्टी रहती थी क्योंकि स्ट्राइक हो जाती थी। इस बात से वो मान रहा होता है, उसका बाप भी मान रहा होता है। कहता है पर हम इस बात पे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ पे हिंदू सरकार क्यों बन रही है, हम तो मुस्लिम राज हैं, हम तो मुस्लिम लोग हैं, यहाँ पे हिंदू सरकार नहीं चाहिए हमें। जबकि उसका बच्चा स्कूल जा पा रहा है, फिर भी उसको अपना बच्चा स्कूल जाते हुए नहीं देखना। तो ये कौन सी आइडियोलॉजी है भाई, जहाँ पे आप अपना विकास खुद होते हुए नहीं देखना चाहते? इस्लामिक आइडियोलॉजी, अपने बच्चे का विकास नहीं होते हुए। ये वही आइडियोलॉजी है जो मोबाइल फोन के जमाने में पेजर यूज करना चाहते हैं। तो फटेगी भी ना पैर। मेरा जवाब दे दिया। तो अब स्विच करते हैं हरियाणा पे। हरियाणा में अभी जो सरकार मतलब अभी जो चीजें चल रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि बाइपोलर इलेक्शन होगा। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा था बाइपोलर इलेक्शन रहेगा, मतलब कांग्रेस और ये भाजपा, इन दोनों के बीच में सीधी सीधी टक्कर रहेगी। लेकिन अभी कुछ जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि षटकोण बन चुका है, निर्दलीय भी बड़े स्ट्रॉन्ग 21 सीट ऐसी है जहां पे निर्दलीय बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो 21 सीट ऐसी हरियाणा में होना, ये अपने आप में इस चुनाव को बहुत तगड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। मैं उदाहरण दूं इसमें। अब क्या है कि एक सीट आती है हरियाणा के अंदर, तिगांव काफी बड़ा गांव है, फरीदाबाद के भीतर है, काफी बड़ा गांव है। वहां पे सारे कैंडिडेट सब नागर। तो अब क्या है, और गांव के ही हैं अधिकांश। तो क्या हो जाता है कि एक कैंडिडेट वहां पर आता है, ललित नागर, कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस से लड़ा है वो, 2009 में कांग्रेस से लड़ा। और दूसरा उसके सामने कैंडिडेट था कृष्णपाल गुर्जर, जो कि इस समय हमारे जो फरीदाबाद से 3 बार के एमपी हैं इस समय। तो 2009 की मैं बात बता रहा हूँ, 2009 में वो कुछ 2-2.5 हजार वोटों से हार गया ये ललित नागर, ठीक है। और पहली बार चुनाव लड़ा था, कृष्णपाल बहुत समय से लड़ रहा था, उसके बावजूद भी 2-2.5 हजार वोट का अंतर। 2014 में मोदी की लहर है प्रॉपर पूरे देश के अंदर, उसके बावजूद भी ललित नागर जो था वो 300-400 वोटों से हारता कृष्णपाल था कोई और था उस समय बीजेपी का, सिर्फ 3 मोदी लहर के बीच में। नहीं, 14 में तो कृष्णपाल गुर्जर एमपी बन चुके थे। और वो कोई और कैंडिडेट था बीजेपी का, पर मोदी लहर है, पॉइंट ये है। तो वो 200, 250, 300 ऐसा ही कुछ था, बहुमत से आए थे। मैक्स 500 का मामला था, 500 वोट से इधर उधर का मामला था, 500 वोट से 2019 में वो चुनाव जीत गया। अरे वाह। इस ललित नागर की मैं बात कर रहा हूँ। इस बार उसको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। तो वो बंदा जो 2009 में पहली बार चुनाव लड़ा और उसका ये स्टेटस था कि वो साला 2-2.5 हजार वोट से इधर उधर हो रहा है, वो बंदा, उसका एक बेस 100% है। और
इस कारण से मुझे लगता है कि इस टाइप के 21 कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। 21 सीटें हैं ऐसी जहां पे निर्दलीय वोट काट सकता है भयंकर रूप से, और प्रीडोमिनेंटली कांग्रेस के वोट कट। अरे नहीं, इसमें दोनों के हैं। ज्यादा क्या है कि ज्यादा कांग्रेस के बागी जो है ना, ज्यादा कांग्रेस में है, पर बीजेपी के भी काफी बागी हैं। अब जो साले स्ट्रांग है सारे, इनकी टिकट कटी है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी, ठीक है, तो काम नहीं करते, बट एक बेस है, तो उस टाइप का है। पर अब मैं क्षेत्रवार इसका अगर मूल्यांकन करें तो मैंने 2-4 दिन यही काम किया है। तो इसमें 2 बेल्ट आ जाती हैं बेसिकली हरियाणा में। एक आ जाती है ये फरीदाबाद, गुड़गांवा, और आपका रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, ये साइड आ जाती है, पलवल, ये साइड आ जाती है। ये यहाँ पे बीजेपी स्ट्रांग मानी जाती है अधिकांशतः। इस क्षेत्र में वार्ता है, कड़ा मुकाबला है इस टाइप के। फिर आगे की बेल्ट जो आते हैं ना, वो जाट बेल्ट आ जाती है, जिसमें आपके आ जाते हैं सोनीपत से आगे का क्षेत्र, सोनीपत, झज्जर, बहादुरगढ़, रोहतक, आपका रोहतक आ गया, जींद आ गया, आपका हिसार आ गया। तो इस टाइप के जो क्षेत्र हैं, इनमें एक तरफा जाट समुदाय सीधा बोल रहा है। तो यहाँ पर मामला जो है ना एंड में फंस जाता है। अब इससे अगर हम देखते हैं तो जो बीजेपी की स्ट्रांग बेल्ट है उसमें कह रहे मुकाबला है, जहां पर कांग्रेस की स्ट्रांग बेल्ट है, हुड्डा की स्ट्रांग बेल्ट है, वहां पर कह रहे एक तरफा है। तो मुझे जो लगता है कि कांग्रेस पार बोलेगी, हाँ आराम से निकल, हाँ पार बोलेगी। पर पॉइंट आ जाता है कि जो बीजेपी इस समय प्रयास कर रही है वहां पर 20 से 30 जाने का प्रयास कर रही है। हाँ, उससे ज्यादा बट क्या है कि अगर कई क्षेत्रों में जैसे कि बीजेपी ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया है, गिव अप ऐसा नहीं है, गिव अप नहीं किया है, और वो कॉन्टेस्ट में है। ऐसा नहीं है कि कॉन्टेस्ट पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, ठीक ठाक कॉन्टेस्ट में है। अब अगर इन्होंने निकाल लिया बैकवर्ड कास्ट और दलित वोट, तो ये गेम में वापस है। फिर ये अभी क्या हुआ है, एक दलित वोट की अगर हम बात करें तो भाजपा में 20% दलित वोट हैं, और जाट वोट की अगर हम बात करें तो 27% जाट वोट हैं हरियाणा के अंदर, मोटा है ना। इसके अलावा 12% ब्राह्मण वोट है, 13-14% यादव वोट है, और हरियाणा में अभी ये भी चल रहा है कि राव इंद्रजीत को नहीं वो सब चीजें चल रही हैं, पर ठीक है। तो इसमें ये चीज आ जाती है कि अभी एक बैठक हुई है दलित समुदाय की, एक पंचायत हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा को वोट करनी है। तो ये जो 20%, और अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जाट वोट और दलित वोट दोनों मिले तब जाके कांग्रेस 5 सीट जीत पाया। तो अगर ये दलित वोट नहीं मिलते हैं, ऊपर से ये चक्कर चल रहा है कि राहुल गांधी ने बोल दिया कि रिजर्वेशन खत्म करेंगे, उधर से हुड्डा ने भी बोल दिया कि राहुल गांधी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे और हुड्डा विल बी द सीएम। उधर से शैलजा को बुलाया ही नहीं जा रहा, शैलजा स्टेज पे नहीं बुलाया, स्टेज तक पे नहीं बुलाया जा रहा है। मीटिंग्स में 2-4 मीटिंग्स भी हुई, उनमें भी नहीं बुलाया गया। तो शैलजा को इस तरीके से फील आ रही है कि भाई, तो शैलजा को इस तरीके से फील आ रही है कि भाई मेरा तो वो मतलब हमारी कम्युनिटी का अपमान हो रहा है। तो एससी में ये अवधारणा चल रही है, ठीक है। अब यहाँ से दलित वोट जो है वो अगर 20% वोट उधर से बैकवर्ड मतलब सैनी वोट है, बैकवर्ड कास्ट का इधर से आ जाता है, यादव वोट आ जाता है, ब्राह्मण वोट आ जाता है, तो भाजपा बहुत अच्छे उसमें रह जाती है। पॉइंट ये है कि कन्वर्जन मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो जितने भी हमने वोट गिनवा दिए ना, इनमें आधा जा रहा है, आधा नहीं जा रहा है, और एक पर्टिकुलर जो है वो बिल्कुल क्लियर है। तो उस कंडीशन में कांग्रेस फायदे में है। केवल हरियाणा नहीं, अभी पूरे भारत में आप देख लो, जो जाति समूह है ना, कोई भी भाजपा आज के डेट में किसी भी राज्य में ये नहीं कह सकते हैं कि ये कास्ट ग्रुप मेरा है पूरा। बिल्कुल सही बात। तो जो दलितों की बात आप कर रहे हैं तो 20% है, बट वो देंगे नहीं, और उनके नहीं देने का एक और कारण होगा कि इस बात को कि भाई तुम्हारा आरक्षण छीना जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने एग्जैक्टली वो बात नहीं बोली थी, हुड्डा ने तो बोल दी, हुड्डा ने बोल दी उसको। क्या भाजपा इस बात को पुश कर रहा है? कल भाजपा कर रहा है। मोदी ने 3 या 4 रैलीज में ये बात बोली। अच्छा नहीं, अमित शाह ने भी बोली है। अब मैं कल रात देख रहा था,
Z5 पे मैं अपू की उल्टन पलटन या भाभी जी घर पर है, ये दो अच्छा। सीरीज आते हैं, तो मैं देखता हूँ। तो उस पर ऐड चल रहा था। ऐड क्या चल रहा है पता है? यार मजे हो गए यार, ऐसे ही करके 2-4 जो हरियाणवी के वो कैच फ्रेजेज हैं वो, यार उन्होंने तो बस राइड ही फ्री कर दी यार, ये तो गजब, हम तो 5 साल भाजपा को ही वोट देंगे। ये सब कुछ चल रहा है। संकल्प पत्र इनका जो घोषणा पत्र है उसमें देख लो, लाडो लक्ष्मी योजना। मतलब यार मोदी जी पूरी दुनिया में आप रेवड़ी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे और घूम फिर करके वही कर रहे आप हो। कर एग्जैक्टली वही रहे हो जो प्रूवन है कि स्टेट्स को बर्बाद कर देता है। हिमाचल का एग्जांपल देख लो, हिमाचल दोनों है, साल ऐसे ही कर्नाटक है। है। कर्नाटक देख लो। एक 19 है, अगला कहता है मैं 20 बनूंगा। हाँ। ये रेवड़ी पॉलिटिक्स में। और भाजपा के पास दूसरा विकल्प भी नहीं। हम दिल्ली चुनाव की भी यदि बात करेंगे, दिल्ली चुनाव में भाजपा स्ट्रांग है कि नहीं, आम आदमी पार्टी वीक होती दिखती है। जो पिछले 1 साल का घटनाक्रम यदि हम देखें, और दिल्ली भाजपा कितना पुश करती है इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन भाजपा पुश किन मुद्दों पे करेगी? वो बोलेगा 200 यूनिट बिजली फ्री, भाजपा बोलेगा हम 300 कर देंगे भाई। वो एप्पल और एंड्रॉइड वाला एक नहीं आता है कि 12 मेगापिक्सल, तो बोलता है 600 मेगापिक्सल का। एंड में ना साला यही आ गया कि लोगों को यही चाहिए, तो फिर साला कोई कुछ नहीं कर सकता फिर तो साला। वही तो हम जो है ना, आदर्श राजनीति की बात जो है ना वो हम कर सकते हैं कि यार वो सुनने में बढ़िया लग रहा है, बट पॉलिटिकल रियलिटी जिस तरह से हर दिन बदलती जा रही है, हर दिन बदलती जा रही है कि जातिगत जनगणना चाहिए, ज़्यादा लोगों को आरक्षण दे दो, ये सब जो होता दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है कि ये गिरते 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 ये बॉटम आउट करेगा। बट वो टाइम अभी आया नहीं है। अभी सारी पार्टियां जितना पैसा इनको फूकने का होगा, औकात से अधिक फूकना चाहेगी। तो एक इंडियाज ग्रोथ स्टोरी जो है ना कि हमारे पास इतने लाख करोड़ रुपए जो है बच रहे हैं, दैट ग्रोथ स्टोरी विल बी डिस्ट्रॉयड बाय स्टेट लेवल पॉलिटिक्स। बिल्कुल इसके कारण बिल्कुल, मतलब वो हम देख भी रहे हैं ना, महाराष्ट्र में भी सेम पॉलिटिक्स हो रही है। महाराष्ट्र में भी आप इसी चीज पे आगे के रेवड़ी बांटेंगे, हम तो 6,000 रुपए दे देंगे जी, हम तो उसमें लाडला भाई योजना आ गई, बाकी जगह बहनों को मिल रहा था, यहाँ भाई भी मजे ले रहे हैं। तो ये बढ़िया है, बढ़िया है। तो मतलब ये जो लेवल की पॉलिटिक्स है ना, ये आई थिंक सिंगापुर के पीएम ने बोला था कि ये इलेक्शन नहीं है, ये ऑक्शन है। ये ऑक्शन हो चुका है। तो अब ऑक्शन में कौन जीतता है? जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो जीत जाएगा। अब बोली लगाने के बाद स्टेट जाए चूल्हे भाड़ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें लोगों को भी बोलना चाहिए कि जो लोग इस बहकावे में आते हैं ना, अभी मैं कल देख रहा था, एक ताऊ बैठा कह रहा मैं तो कांग्रेस की दूंगा। कह रहा क्यों? 6,000 रुपये मिलेंगे। 6,000 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा भाई, वो उसने बोल दिया कि आप तो 6,000 रुपये में बिक गए। तो कह रहा है तू चला है ना, खत्म बात, खत्म। नहीं, अब एक प्रश्न इसमें ये आता है कि यार ये एंड कैसे होगा? एक तो है कि बर्बाद होते 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 सब हाथ खड़े कर देंगे कि भाई अब इससे क्या आगे जाए। दूसरा है कि भारत की संसद में ये कानून पारित किया जाए, राइट। यू कैनॉट प्रॉमिस कैश। बिल्कुल, आप योजना बताओ कि हम ये कल्याण योजना लाएंगे, लेकिन ये बताओ स्टेट के पास अभी पैसा कितना है और वो योजना फाइनेंस कैसे होगी। उसका ब्यौरा हर पार्टी को रैली में देना पड़ेगा, वो करे। और ये लाडली बहना ये सब जो है, ये स्कीम की हम उनको 2,500 दे देंगे, ये पूरी तरह से असंवैधानिक और बिल्कुल कंप्लीटली मतलब अवैध बना देगा। इसमें क्या है ना कि जो हमारी फ्रीबीज होती हैं ये भी 2 प्रकार की हैं। एक मेरिट फ्रीबीज हैं, एक डीमेरिट फ्रीबीज हैं। अब उसमें भी जैसे ये था अपना कामराज नाम का एक सीएम था, उसने 50 के दशक में तमिलनाडु के स्कूल्स में योजना लाई कि भाई हम फ्री खाना देंगे बच्चों को, आप स्कूल बढ़िया है वो। भाई उसका फायदा हुआ वहां पर, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। या फिर ये जनधन योजना हो गई, टॉयलेट बनाना हो गया, फ्री में बनाए गए हैं। बट अगर उससे महिलाओं के रेप रुक रहे हैं या फिर अच्छी चीजें हैं, लेकिन जैसे ही आप ये साला 2,500 रुपया हम दे देंगे, ये क्यों देंगे तुम नहीं बता रहे हो। राइट। या फिर इवन मैं तो ये कहता हूँ, ये साला जो ये राशन बांट रहे हो आप, ये भाई निकम्मा बना रहे हो लोगों को। कोरोना तक तो ठीक था, पर इन्होंने कह दिया अगले 5 साल भी चलेगा ये।
लोगों को आदत दे दी ना इन्होंने, आदत दे दी है, आदत जिसको पड़ गई है। बंद हो गया, होने वाला। चलो तब समापन कर दो। कर दे हाँ भाई, अरे तो कैमरा चलाओगे तो समापन करेंगे, ऐसे ही करते हैं। चल। हाँ तो भाई ये थे हमारे आज के मुद्दे, 5 मुद्दों पर हमने हरियाणा वाले भी उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा। अच्छा, आप बीच में गए लघु शंका मिटाने, तो ये कौन बोलेगा कैमरे पे? नहीं तो वो क्या, अरे तो मेरे से पूछ सकते थे आने के बाद भी। नहीं चलो नहीं ठीक है, वो गया। लास्ट देखिए नहीं अब तो गया, हम तो हम ठीक हो गए हैं। और नीचे कमेंट आ जाते हैं हाँ कि अरे आचार्य भाइयों के। नहीं अब तो हम फरसा उठा के लाएंगे बस, हम तो अब गुस्सा हो गए। हाँ, तो हरियाणा में हरियाणा में आप कुछ मत कर लो, मैं बीच में बोल दूंगा ना, आपको दोबारा रिपीट नहीं करना कुछ। बोल दो, आपने जो बोलना वो बोल दो, खत्म करो ना बात। हाँ हाँ, मतलब जैसा कि मैंने किसी के बीच से ही उठा लिया हो क्वेश्चन, है ना ऐसे। आप बोल दो, बोलो। देखो आपको हरियाणा, जो बोलना है बोलो। हरियाणा के चुनाव में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी 50-50 है मामला, और लास्ट में फिर यही रहेगा। अभी तो हो ही रहा है कि पैसे की बाहर सब ने लगा रखी है, हम पैसा देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन निर्दलीय में से 21 में से 10-15 भी जीता है ना, तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर रिसोर्ट में इनकी कौन ऑक्शन, जाएगा? हाँ, फिर जो इनकी ऑक्शन पे पैसा जाएगा, फिर उसके बाद में जो सरकार बनेगी उस पैसे को रिकवर जो करने में लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के अंदर पहले से बहुत अच्छे डेवलपमेंट हुए, कांग्रेस ने भी हुड्डा भी रहे हैं, तब भी उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं। ये 10 साल की सरकार रही, इन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं। लेकिन जिस तरह की राजनीति की तरफ इस समय पर दोनों पार्टियां जा रही हैं, मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आएगा जब दोनों ही आजिज आकर के इन तरीके की योजनाओं के खिलाफ भी कोई ना कोई अमेंडमेंट लाएंगे। जैसा आप लोगों ने कहा ना कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और इसमें यह होना चाहिए था इवन कि कोई कह रहा 8,500 महीने देंगे, कोई कह रहा 5,000, कोई 3,000, कि इस पैसे का हम इतना रोजगार देंगे। वो रोजगार कैसे होगा? उसमें महिलाएं भी होंगी, बहन बेटियों को भी रोजगार देंगे। वो रोजगार आएगा कैसे, कहां से आएगा, किस सेक्टर में आएगा, उसका ब्लूप्रिंट जरूर वो कहीं ना कहीं दे। यदि उस तरीके के प्रोमिसेस कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो उन पार्टियों का कुछ ऐसा भी होना चाहिए, जैसे कि ना होता है क्रिकेट में एक टेबल होती है, उसमें नंबर्स होते हैं। आईपीएल में देखा होगा आपने कि फेयर प्ले किसका कैसा है। ये पार्टीज पे भी होना चाहिए कि उन्होंने अपने प्रोमिसेस कंप्लीट करे अथवा नहीं करे। नहीं तो आप और हम लाखों करोड़ रुपए टैक्स में तो जमा करते रहेंगे हर साल, लेकिन वो इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे, और लगातार कंटिन्यूअसली ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग तो उसका पूरा फायदा लेंगे। लेकिन जिन्होंने ये सोच लिया था कि हम दो हमारे दो कह करके, और उन्होंने अपने 2-2 पे आके या 1-1 पे आके संरक्षित कर लिया कि शेर का बच्चा है कि अच्छा, अब तो वो सारे के सारे मारे जाएंगे। अब तो हम 2 पड़ोसियों के एक हो गया है। बस तो वो चीज जो है वो हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं फिर वही कि एक विनष्ट राष्ट्र की तरफ ले जाएगी। तो ठीक है, ये चुनाव के दौरान कोई सारी चर्चा होनी, लेकिन इस तरीके की बातें हों, युवाओं में इस प्रकार की अवेयरनेस आए, और हम लोग भी उसके लिए कुछ और ज्यादा आवाजें उठाएं। बस मेरा तो यही है हरियाणा इलेक्शन का कहना। तो ये बोलने के लिए इन्होंने हमें रोका जी, ठीक है। नहीं तो यार समापन कर रहे यार मेरे बिना, मैं भी एक पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ भाई जी। मैं बीच में कहीं चला जाऊं इसका मतलब ये थोड़ा ही ना कि आप मेरे नाम का खाना ही खत्म करवा दोगे। अभी पाकिस्तान होके आए हो ना आप? हाँ बिल्कुल। तो भाई साहब, इन्होंने अपने टॉयलेट के ऊपर पाकिस्तान लिखवा रखा है कमोड पे, और पाकिस्तान के झंडे वाला टिश्यू पेपर लगा रखा है। सोच रहे हैं बांग्लादेश भी कर ही दें। हम तो कर ही दो। चलिए, तो भाई ये था आज का हमारा संस्करण, और तिरुपति के मामले को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। हमारी ये आपसे आह्वान भी है, हम चारों का ये आह्वान है। और उसके अलावा जैसे आपको वोटिंग करनी है वैसे आप वोटिंग करिए, कोई उसमें समस्या नहीं है, पर वोटिंग अवश्य कीजिए। ये हमारा अभी से ही कहना है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है चाहे वो हरियाणा है, वोटिंग करने अवश्य निकलिएगा, ये आज से कह रहे हैं हम। तो इसी के साथ हम इस शो को समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।